When does a female become a woman? What does a woman want actually? Ma'am, these are tricky questions. I'm really sorry, but I have to ask this. The viewers need to know this. आई थिंक वुमेन के नीड्स एक मेन के नीड्स के बराबरी के ही है. But I'm sure there is a difference. कि जब हम साइकियाट्री की बात करते हैं तो आधे लोगों को लगता है कि इसका दिमाग हिल गया है जो ये साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है. स्ट्रेस इन इटसेल्फ कितना बड़ा कैटलिस्ट है इस पूरे मेंटल डिप्रेशन और इसमें. हम लाइफ के किसी भी फेज में हो स्ट्रेस आने ही वाला है. कल वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं. तो वर्क लाइफ बैलेंस इज अ टॉपिक जो अभी काफी ट्रेंडिंग है. जो टीनेजर्स है आज के, इनको भी आजकल वैलिडिटी की बहुत चिंता है कि इनको सोशल मीडिया का रिकग्निशन मिलना चाहिए. तो आज का जनरेशन इस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गया है इस डिजायर वाली विश को फुलफिल करने के लिए. Hi guys, welcome back to another episode on Sunny Side Up. Couple of episodes back हमने मेंस हेल्थ पे बात की थी. आप लोगों को एपिसोड बहुत पसंद आया, तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम वुमेन्स हेल्थ पे बात करेंगे. और इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर ईशा अहलूवालिया, शी इज़ अ MD साइकेट्रिस्ट एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट. एंड उनके साथ हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर शरायू बड़वाइक हैं. शी इज़ ऑल्सो अ साइकेट्रिस्ट एंड शी इज़ एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट. तो आइए डॉक्टर ईशा और डॉक्टर शरायू से बात करते हैं आज के टॉपिक वुमेन्स हेल्थ पे. और पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. हेलो, आई एम डॉक्टर ईशा अहलूवालिया, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट फ्रॉम नागपुर. मैं साइकेट्री में पिछले 10 साल से, साइकेट्री फील्ड में पिछले 10 साल से हूँ. और मैंने अपार्ट फ्रॉम जनरल साइकेट्री आई हैव डन अ फेलोशिप इन चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री. तो मैं बच्चों के स्पेसिफिक साइकेट्रिक इश्यूज के साथ भी डील करती हूँ. नमस्ते, मैं डॉक्टर शरायू बड़वाइक हूँ. मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ. मुझे अभी ऑलमोस्ट 5 years हो गए हैं पोस्ट माई MD. अपार्ट फ्रॉम माई MD मैंने फेलोशिप इन चाइल्ड साइकाइट्री करा है. एंड माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज चाइल्ड साइकाइट्री एंड वुमेन्स मेंटल हेल्थ. What does a woman want actually? I'll get on to the questions like this. This is what is a woman. Now, what does a woman want? It could be anything. What does a woman want from the family, from the husband, from the society, from the boyfriend? What do you guys think is some of the things that most girls want or most females want? What do you think are the things? आई थिंक वुमेन के नीड्स एक मेन के नीड्स के बराबरी के ही है. जी. हमें भी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी. बट आई एम श्योर देयर इज अ डिफरेंस दोनों के इसमें, दोनों के नीड्स और दोनों के विशेस में जो डिफरेंस है. सो आई वांट टू नो दैट बिकॉज इट इज नॉट मी, इट इज ऑल द गाइज हु आर आस्किंग यू. बराबर. सो इट माइट साउंड स्टूपिड कि व्हाट डज अ वुमन वांट. आप बोलोगे ये कैसा सवाल है, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वुमन. लाइक व्हाट डज अ वुमन वांट. मैं सारे एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ. फिजिकल प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं, मेंटल की बात करें. तो व्हाट डज अ वुमन इन जनरल वांट फ्रॉम द फैमिली और द सोसाइटी, बिकॉज फैमिली इज जस्ट अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ. सो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव and all the clients that you guys have met, what do you think truly a woman want from the family or the society? मैं यही बोलूँगी कि आई थिंक वुमेन वांट, अगर मैं फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ या सोसाइटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो डेफिनेटली एक सिक्योरिटी, एक अच्छा एनवायरनमेंट जिसमें मैं बड़ी हो सकूँ. इमोशनल नीड्स मेरी फुलफिल हो, एज इन कि लाइक मम्मी पापा से प्यार मिले या बाकी रिलेटिव्स से प्यार मिले. मैं फ्रेंड्स एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहूँ जहाँ मैं अच्छे लोगों से मिल सकूँ, फ्रेंडशिप्स बना सकूँ. बराबर. व्हेन इट कम्स टू लाइक पार्टनर की बात आने के लिए, तो वही कि एक ऐसे आदमी से मिलूँ जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो ऑब्वियसली थोड़े क्लियर हेडेड हो अपने फ्यूचर को लेकर, जो ये समझ सके कि अब 2 लोगों को अगर साथ में फ्यूचर बिताना है तो किस तरह से बिताएंगे. एंड ऑब्वियसली करियर वाइज कि सोसाइटी मुझे इतने अपॉर्चुनिटीज दे या इतने ऑप्शंस दे कि मैं जो भी करियर या फील्ड को परस्यू करना चाहूँ वो मुझे परस्यू करने का मौका मिले. सो बेसिकली मैम आपकी बातों से लग रहा है इट इज मोर लाइक इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. दिस इज द अटमोस्ट थिंग दैट अ वुमन. सो गाइस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, व्हाट डज अ वुमन वांट? गाइस, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा. सो लाइक शी सेड, डेफिनेटली इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड जनरल रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेस that
जहाँ पे वो रह रही हैं ना, उनको एक पर्सनल स्पेस में सिक्योरिटी, सेफ्टी जो हम कहते हैं ना, हमें सेफ्टी भी चाहिए। दिस इज व्हाट बेसिक आस्किंग है ना, कि एक जब भी एक फीमेल या एक लड़की घर से निकलती है तो ये डर ना रहे, है ना, कि मैं जहाँ जिस एनवायरनमेंट में जा रही हूँ, जिस वातावरण में मैं जा रही हूँ, वो मेरे लिए सेफ है कि नहीं, मैं वहाँ से सेफली अपने घर वापस आ पाऊंगी या नहीं, ठीक है। और मैं पढ़ने जा रही हूँ या मैं काम पे जा रही हूँ, वहाँ पे मैं एट ईज रह सकूँ, आराम से रह सकूँ, मेरी पर्सनल बाउंड्री को कोई इन्वेड ना करे, उसके बीच में कोई ना आए। तो रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटीज, इसके अलावा एक सिक्योर स्पेस इन योर होम, घर में भी और बाहर भी, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं, है ना, या से कैब में हम ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर हम ऑफिस में 8 बजे तक आज काम करना पड़ गया 6 जगह के बजे, तो मैं ये ना सोचूं कि ये मेरे लिए सेफ है कि नहीं, मैं आराम से बैठ के यहाँ पे, मेरे थ्रेट तो नहीं है कोई, मुझे कोई कुछ कर तो नहीं देगा, ये एक डर ना रहे। ये भी आई थिंक इज वेरी रेलेवेंट। सेफ एनवायरनमेंट, चाहे वो सोसाइटी हो या बिजनेस हो या अपना, कहीं भी आप निकल रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल द आंसर्स जो मुझे मिले हैं, थैंक यू। ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने बहुत ग्रेसफुली आंसर दिया। गेटिंग बैक टू साइकेट्री, प्लीज टेल मी एंड द व्यूअर्स कि मैम कॉमन इश्यूज आज की डेट में फीमेल या वुमेन या गर्ल्स के क्या है? सबसे ज़्यादा कॉमन इश्यूज आपके पास जो लोग पेशेंट्स बोलिए जो आते हैं, उनके सबसे कॉमन इश्यूज क्या है आज के डेट में जो आप लोग फील करते हैं? ईशा मैम, विल स्टार्ट विद यू। सो अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक फीमेल वुमेन मेंटल हेल्थ के बारे में अगर बात करेंगे, तो मोस्ट कॉमन जो अभी भी साइकेट्रिक या मेंटल इश्यूज जो होते हैं, वो यही होते हैं कि एक तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी स्पेस में, फिर होता है कि डिप्रेशन वेरी कॉमनली जो हम देखते हैं, एंग्जाइटी ये हम देखते हैं। फीमेल्स के स्पेसिफिक अगर मैं चाहूँगी तो टीनेज गर्ल्स में बॉडी डिस्मॉर्फिक, अपने शरीर को लेके अनकंफर्टेबल होना, अपनी बॉडी शेप को लेके, अपने अपीयरेंस को लेके, बॉडी डिस्मॉर्फिया बोलते हैं उसको, वो एक स्पेसिफिक टू वुमेन होता है जो ज्यादातर देखा जाता है। देन ट्रॉमा रिलेटेड चीजें, नॉट बहुत कॉमनली, हम रेगुलरली दो नहीं देखते हैं, बट अगेन कॉमनली प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में। और मैं इससे शाय अवे नहीं करूंगी, बट ड्रग यूज भी है, फीमेल्स में भी है अब, है ना, जो कि हम देखते हैं फीमेल्स में, कॉमन ड्रग्स या फिर जो भी थोड़े अनकॉमन है वो भी हम देख रहे हैं। एंड आई थिंक दीज आर द कॉमन मेंटल इलनेस वाली जो चीजें जो हैं हम रोजमर्रा में देखते हैं। शर्मी मैम, वुड यू ऐड समथिंग टू दैट? हाँ, तो जैसे मैम ने बोला, यूजुअली टीनेजर एज में पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर, लड़कियों को लेकर आते, कहते हैं कि ये सुनती नहीं है, बहुत चिड़चिड़ करने लग गई है। एंड देन जब मैं उस बच्ची से बात करती हूँ, तो ऑब्वियसली ये जो हार्मोनल वाला चेंजेस जो उनमें होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, तो ऑब्वियसली उन्हें क्वेश्चंस तो होते ही हैं। प्लस उसके अलावा एक ये जो टीनेज वाला लव हम कहते हैं कि मुझे क्लास में ये लड़का अच्छा लगता है, बट मुझे मम्मी पापा ने बोला है उससे बात नहीं करना है। फिर इन चीज़ों को लेके उन्हें बहुत ऐसे डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। फिर उन्हें ये समझाना कि तुम फ्रेंड्स बना सकते हो, बट ये एज है जहाँ हम सिर्फ फ्रेंड्स बनाते हैं, हम उससे ज़्यादा का कुछ नहीं सोचते। कि एट दिस, मतलब आप जब स्कूल में हो, आपने फ्रेंड्स बनाने के बारे में सोचना चाहिए कि ये मेरा बेटर फ्रेंड कैसे बन सकता है। इन चीज़ों को लेके यूजुअली टीनेजर गर्ल्स पेरेंट्स उन्हें ले आते हैं। देन जब वर्किंग क्लास वुमेन की बात करें हम, तो यूजुअली वही जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं कि इट कुड बी इधर लाइक अनमैरिड वुमेन के भी रिलेशनशिप इश्यूज वाले वो भी बात होते हैं, मैरिड वुमेन के भी होते हैं कि मैं लाइफ को भी कैसे जगल करूँ, ये ऐसा बोल रहे हैं, बच्चे को देखना है, जॉब भी मुझे हैंडल करना है। एंड देन अगर हम थोड़े और पोस्ट 40 ईयर ओल्ड वाली विमेन कैटेगरी को देखें, तो देन उनको वो मेनोपॉज को लेकर इश्यूज होने लगते हैं, जिसकी वजह से थकावट लगती है, उन्हें बोन पेन होने लगता है, नी जॉइंट मेरे बहुत दुखते हैं, मैं थक गई हूँ, घर से काम अभी उतने होते नहीं है, नींद बहुत आने लग गई है या नींद आ नहीं रही है। तो इन शॉर्ट लाइक डिप्रेशन के सिम्टम्स या एंग्जाइटी के सिम्टम्स पोस्ट 40 ईयर्स ऑफ एज वाले विमेन क्लाइंट भी लेकर आते हैं टू द क्लिनिक। सो मैम,
आपकी बातों से तो लग रहा है कि द मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन का उसके डायरेक्ट बायोलॉजिकल हेल्थ से डायरेक्ट कनेक्शन है। बिल्कुल। और इसमें मैं ये एक ऐड करना चाहूँगी कि हमारी जो सोसाइटी है ना, क्योंकि थोड़ी सी कम अवेयरनेस है कि एक जो मानसिक बीमारी है ना, उसको कुछ अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है। तो जब कल्चर, और ये सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, जो कल्चर थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है, जहाँ जनरल एशियन कल्चर की मैं बात करूँगी, इंडिया के बारे में नहीं सिर्फ, तो वहाँ पर ना ये कहना कि मैं उदास हूँ या आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ करने का मन नहीं है ना, तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है इस चीज़ को, है ना। ये बताना अपने मन, सिर्फ मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मैं आज दुखी हूँ, ये बहुत मुश्किल होता है कहना, है ना। हम इस तरीके से, हमारी परवरिश होती नहीं है। पर वही जब एक फीमेल, खास कर ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है इसलिए मैं बता रही हूँ, कि आज मेरा सर में दर्द बहुत हो रहा है, आज मेरा बैक एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है ना। जब ये वाला सिम्टम आप बताते हो तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है ना। इम्पोर्टेंस मिलती है इन टर्म्स ऑफ कि हेल्प मिलेगी उस चीज़ को, रादर देन कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है ना। तो हमारे कल्चर कुछ इस तरीके का है कि जो हम फीमेल्स देखते हैं ना, जो डिप्रेशन में भी हैं, वो आती इस तरीके से है कि उसको हम सोमेटाइजेशन बोलते हैं, यानी कि शारीरिक तनाव, कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है, ठीक है, सब तरीके का उन्होंने जांचें करवा ली है, कुछ निकल नहीं रहा है ना। तो इवेंचुअली आपको ये फिर जब आप लीडिंग क्वेश्चन ये सामने से, यानी हम जब पूछते हैं, तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली डिप्रेशन जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है कि आपको शारीरिक पेन, सोमेटाइजेशन एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इलनेस होती है। तो उनको ज़्यादा एक तो तवज्जो मिलती है कि आपके शरीर को उस तरीके का, और हेल्प भी हम दे पाते हैं, तो ट्रीटमेंट कुछ उसी तरीके का होता है। और आप देखेंगे कि जब उनको हम ये वाले सिम्टम्स को, जब ये सब कुछ पता चल गया कि और कुछ नहीं, आप ट्रीट करते हैं, तो काफ़ी बेटर फील करने लगती है एनर्जी के टर्म्स में, उनको बेहतर लगने लग जाता है। जैसे कि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के बारे में, बॉडी पेन गोज अवे, पूरा चला जाता है, क्योंकि इवेंचुअली वो डिप्रेशन का एक मतलब जो सेरोटोनिन जो एक होता है, जो हमारी बॉडी, जो जिसके कम होने से डिप्रेशन होता है, वही आपके शरीर में फटीग यानी कि थकावट, है ना, और दर्द के भी सिम्टम्स देता है। सो डिप्रेशन और हमारी हेल्दी लाइवलीहुड का डायरेक्ट कनेक्शन है। इफ यू आर डिप्रेस्ड तो हेल्दी लाइवलीहुड का सवाल ही नहीं उठता। जी जी जी। सो मैम, व्हेन यू से कि हेल्थ का हमारे डिप्रेशन और हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन है, सो व्हाट अबाउट मैरिड वुमेन जो प्रेग्नेंट है या ऑन द वर्ज ऑफ डिलीवरी और द पोस्टपार्टम पीरियड, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि व्हेन यू से अबाउट कि मेंटल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ से बहुत रिलेशन है। सो सबसे फर्स्ट की एक फर्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है या उसका डिलीवरी टाइम है, तो उसकी हस्बैंड या उसके फैमिली का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसके केयर टेकिंग में, मेंटल केयर टेकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें आपका क्या इनपुट है। सो लेट द व्यूअर्स नो कि अगर ऐसे सिचुएशन में आपके घर में कोई वुमेन है जिसका कि शी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिलीवरी या पोस्टपार्टम पे है, तो ये भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सिचुएशंस में आपको उनके साथ कैसा बिहेव करना है। तो इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा-सा आप लोग लाइट कीजिए कि हाउ हाउ मच द फैमिली इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड स्टेप्स दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन डीलिंग विद अ वुमन इन सच फेज ऑफ हर लाइफ। देखिए, प्रेगनेंसी एक फीमेल की लाइफ में मैं अगर कहूँगी तो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है ना। एक बहुत स्पेशल फेज होता है, बॉडी में ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं जो कि अगर आप कितने भी प्रिपेयर्ड रहें, आपको पता नहीं होता है कि किस तरीके से प्रेगनेंसी रोल आउट होगी, कि क्या होगा एक्चुअली में जब यू विल बी प्रेग्नेंट। एंड देन यू हैव द फियर आल्सो, उसका अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फियर। बिल्कुल। तो प्रेगनेंसी में जब आपके अंदर एक बच्चा है ना, आपके हॉर्मोन्स पूरी तरीके से चेंज होने लग जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकली ऑल्सो बहुत मेजर चेंजेस आते हैं, जो कि सिर्फ बायोलॉजी के वे में मैं अगर बोलूँ तो आपके जो डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस बॉडी में। तो और आप वल्नरेबल होते हो थोड़े से, फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो थोड़े डरे हुए भी होते हैं कि क्या होगा आगे, है ना। अगर मैं कहूँ कि एक वर्किंग लेडी है ना, आगे
सिर्फ बच्चा आएगा तो क्या मुझ में चेंजेस होंगे, क्या मैं आगे अनसर्टेनिटी, क्या मैं आगे कुछ कर पाऊंगी जो मैंने अपने लिए सोचा था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना दिमाग में, वो एक फीमेल जगल कर रही और होती है। ये एंजाइटी डेवलप करते हैं। और कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, खासकर अगर कोई वल्नरेबल है ऑलरेडी, है ना, तो उनमें तो जरूर हो सकता है। अब ये हो गया प्रेगनेंसी की बात। जब बच्चा हो जाता है तब सडन डिप होता है इन हॉर्मोन्स में, जिसकी वजह से अगेन चांसेस ऑफ डिप्रेशन, चांसेस ऑफ एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है। आई थिंक आपने सुना भी होगा, बहुत कॉमन टर्म से हम बात करते हैं कि पोस्टपार्टम ब्लूज, यानी कि बच्चा होने के पहले 2 हफ्ते में मदर ज्यादा चिड़चिड़ी होना, बच्चे की केयर में ज्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से सिर्फ उसी की तरफ ध्यान रहता है, नींद नहीं होती है ना, बहुत ज्यादा थकावट होती है क्योंकि बॉडी भी बहुत क्या कहते हैं, इतना लेबर का जो प्रोसेस होता है उसमें बॉडी में भी बहुत चेंजेस होते हैं ना, ब्लड लॉस वगैरह होता है। तो उस समय पे वो ब्लूज जो होते हैं ना, जिनको हम पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं, उसमें चिड़चिड़ापन होना, नींद ना आना, बच्चे को लेके हमेशा डर बना रहना कि इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्या मैं इसको दूध पिला पाऊंगी। और जब वो स्ट्रेस की साइकिल बन जाती है तो कभी कभी दूध अच्छे से नहीं आता है, तो उसका स्ट्रेस होना कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ क्या, मैं सक्षम नहीं हूँ क्या अपने बच्चे को फीड करने में। तो इस तरीके के डायलेमास जो होता है ना, वो फीमेल्स में बनता है। जनरली ये 2 वीक्स में सेटल हो जाता है। पर अगर आप अपने घर में किसी लेडी को देख रहे हैं जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है कि वो कंटिन्यूअसली इरिटेबल है, चिड़ी चिड़ी रहती हैं, उदास रहती हैं, बहुत ज्यादा रो रही हैं, और बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं ठीक से, अपने बारे में बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, और ये समझा रहे हैं फैमिली मेंबर्स, फिर भी ये चीज नहीं जा रही है, और परसिस्टेंटली 2 हफ्ते के ऊपर हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए, महीना हो गया है, नहीं जा रहा है, तो आपको स्ट्रांगली ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ये डिप्रेशन तो नहीं है, क्योंकि ये इतना कॉमन है। लाइक मोर देन 25% जो है फीमेल्स में ये हो सकता है ना। तो इतना आपने इस चीज की तरफ ध्यान देना होगा, और अगर है तो फिर हमको उनको हो सकता है कि हेल्प देनी पड़े, क्योंकि अगर हम इसको हेल्प नहीं करेंगे और ये चलता रहा, ये डिप्रेशन चलता रहा, तो वो माँ अपने बच्चे की ध्यान रखने के साथ साथ खुद का भी ध्यान देना ये वो ठीक से नहीं कर पाएंगी, और ये सीरियस होके और सीवियर डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। राइट मैम, सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम ये है कि एटलीस्ट इन इंडिया कि जब हम साइकियाट्री की बात करते हैं तो आधे लोगों को लगता है कि इसका दिमाग हिल गया है जो ये साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है। और जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग, सोसाइटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है। ये अवेयरनेस लोगों में कैसे फैलाना कि साइकियाट्रिस्ट से जो लोगों का एक डर बैठा है कि अरे वहाँ लोग क्या सोचेंगे, साइकियाट्रिस्ट से मिल रहे हैं, मेरा बच्चा पागल है क्या जो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, ये जो हमारी एक ओल्ड स्कूल मेंटालिटी बैठी हुई है, ये चीज़ को कैसे हटाया जाए एंड हाउ डू वी मेक पीपल अवेयर कि ये जो सर्टेन एस्पेक्ट्स पे आपने बात की है, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इसमें द पीपल दैट आर अराउंड यू आर नॉट इनफ समटाइम्स। कभी कभी आपको एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं जो आपको उस सिचुएशन में या उस सिचुएशन को अनकॉम्प्लिकेट करते हैं। Let's talk about medicines also, because we did couple of episodes back we had the doctors and they were like ki, people have this fear of medicines also, and what they recommend is like completely side effect free, and that is something that some patients they have to have it, उनको देना ज़रूरी है, but some people don't take it क्योंकि उनके अंदर मेडिसिन का फियर है। सो मेरा आप लोगों से इस ये जो इतना बड़ा कन्वर्जेशन में दे रहा हूँ इसमें यही पॉइंट था कि व्हाट मेजर्स टू टेक सो दैट पीपल रियलाइज कि साइकेट्री इज नॉट अबाउट कि सिर्फ कोई पागल है तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है। आपके लाइफ के लाइवलीहुड के सारे एस्पेक्ट्स में भी साइकेट्री उतना ही इंपॉर्टेंस रखती है। इसके बारे में मैम आपका क्या कहना है? हाउ डू वी मेक पीपल अवेयर अबाउट इट? देखिए, अब जैसे हमने अभी पोस्टपार्टम के बारे में बात करी, तो इनिशियली क्या करते हैं कि फैमिली सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं, पार्टनर सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है बच्चा होने के बाद आपके साथ, वो सब आपको सपोर्ट करते हैं, और वो बहुत क्रूशियल भी है ना, क्योंकि बहुत एडेड एंड बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सब मदर को एडिक्वेट रेस्ट दे पा रहे हैं क्या, वो आराम कर पा रही हैं, उनका खाने पीने का ठीक से ध्यान रखना,
अगर वो परेशान है तो वो थोड़ी देर के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और ले ले बच्चे को देखने की, है ना। इस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं। पर ये सब होने के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो हम जानते तो हैं कुछ गलत है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अवेयरनेस ही नहीं है, यानी कि फैमिली को, उस फीमेल को और उनके पार्टनर को ये पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ से बात शुरू होती है ना। बात ये शुरू होती है कि वो ले जाना चाहते हैं कि नहीं, वो तो सेकेंडरी बात हो गई। कि ये डिप्रेशन है, ये शायद खुद से नहीं ठीक होगी, ये कैसे समझ में आएगा। तो आई थिंक ये जैसा प्लेटफॉर्म है, या फिर और आजकल तो आप इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है, तो आई थिंक ये समझ पाना ऐसे प्लेटफॉर्म से अगर हम ये लोगों तक पहुंचा पाते हैं तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब पता होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों में एक्सेप्टेंस होगा, कुछ में नहीं, बट हम मदद तो कर पाएंगे। और जहां तक बात रही मेडिकेशंस की, आई वुड से कि मेडिसिन्स जो एक कॉमन मिथ है जनरल, कि एक तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं यानी कि पागल है ना, और जो भी जाएंगे तो वो दवा तो लिखेंगे ही, उन दवाओं से हमें बहुत नींद आएगी, है ना, और दूसरी चीज ये आजीवन चलानी पड़ेंगी शायद। ये 3 चीजें जो सब सोचते हैं, और दूसरी की आदत पड़ जाएगी, कभी छोड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो ये चीज जो है ना हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हुई हुई है। तो मेरा ऐसा आप लोगों को बताना है कि एक तो सब बीमारी एक जैसी नहीं होती और सबकी दवाइयां भी एक जैसी नहीं होती हैं। आपकी क्या बीमारी है वो एक बार आप डॉक्टर से समझिए, वो आपको ऑप्शंस देंगे, आपको समझाएंगे कि इसके लिए दवा लेनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो कितने दिन के लिए लेनी पड़ेगी, और हम इसको कैसे हटाएंगे। आप ये बिल्कुल पूछिए अपने डॉक्टर से कि क्या ये जिंदगी भर चलेंगी। वो बताएंगे आपको कि ये किस तरीके की बीमारी है, इसके लिए कितने दिनों तक लगभग ट्रीटमेंट करानी पड़ती है, और शायद आपको वो ये भी ऑप्शन दें कि अभी इस बीमारी का इलाज जो है हम थोड़े दिन थेरेपी से भी कर सकते हैं, साथ में कुछ दिनों की मेडिसिन ले लीजिए, हट जाएगी। तो मैम मेडिकेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा मेडिकेशन को डिटेल में बताइए कि थोड़ा सा रफ आइडिया के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ मेडिकेशंस यू प्रोवाइड, या कुछ अपने क्लाइंट्स के बारे में कि मदर्स के लिए कैसा रहता है, या फिर आई एम श्योर आप लोग मेल्स से भी मिलते होंगे, तो कैसे मेडिकेशंस ज़्यादा मतलब यूज़ हो रहे हैं, या मतलब थोड़ा मेडिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए व्यूअर्स को, लेट देम नो कि ये मेडिसिन क्या है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जो कि डिप्रेस्ड हैं या सैड है, उनको भी ये बात पता चलनी चाहिए कि देयर आर मेडिसिन अवेलेबल जो आपको इसमें हेल्प करेगी। सो उनके लिए आपका क्या कहना है? तो डिप्रेशन के लिए हम यूज करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो मेडिसिन हम देते हैं। मोस्ट कॉमनली जो होती हैं, अगर आई थिंक आजकल हमारे पेशेंट्स भी एजुकेटेड होते हैं, गूगल करते हैं SSRIs, ठीक है। ये एक ग्रुप ऑफ ड्रग है जो मोस्ट कॉमनली हम डिप्रेशन के लिए यूज करते हैं। अब आपके स्पेसिफिक सिम्टम के हिसाब से बाकी डिसीज में जो है हम दवाइयाँ देते हैं, और इन दवाइयों के बारे में जो है आई थिंक आपको सबसे बेहतर कोई समझा सकता है तो हमेशा आपका डॉक्टर ही होता है। जितना हम जो रेगुलर में, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो पोस्टमार्टम फीमेल हो, हमारे पास मल्टीपल दवाइयों के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जो हम पेशेंट को बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे कि ये दवा है, ठीक है, ये आपको इतने दिन लेनी पड़ेगी आपकी बीमारी की ड्यूरेशन और सिवियरिटी के हिसाब से, और हम इसको धीरे धीरे कैसे हटाएंगे, और आप क्या साइड इफेक्ट फेस कर सकते हो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। जनरली हम इसी तरीके से मेडिसिन के साथ प्रोसीड करते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने पेशेंट्स की वो जो इनिशियल हिचक जो होती है कि ये लेने से मुझे क्या होगा, अगर हमने आपको पहले से बता दिया, अनसर्टेनिटी सबको हार्ड टू डाइजेस्ट होती है ना, तो अगर हमने आपको ये बता दिया तो हमारी प्रैक्टिस में जो हम देखते हैं कि काफी एक्सेप्टिंग हो जाते हैं लोग। आपको बस पता होना चाहिए कि मेरे साथ जो हो रहा है, राइट टू नो कि मेरे बॉडी में जो चीज जा रही है वो मेरे साथ क्या करेगी और मैं कितने दिनों में ठीक होऊंगा, है ना। हाँ, जैसे ईशा मैम ने बोला कि मेडिसिन को लेकर मिथ्स बहुत है, तो मैंने यूजुअली जो देखा है पेशेंट लोगों में कि वो जैसे ही मैं कहती हूँ मैं आपको इसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूंगी तो एकदम से डर जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, क्यों आप नींद की दवाई क्यों दे रहे हैं। तो फिर मैं पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप पूछे आपका सवाल क्या है, आप दवाई से डर क्यों रहे हैं। तो फिर मैं उन्हें फिर यही एक्सप्लेन करती हूँ कि ये दवाई इस तरीके से काम करेगी जो
केमिकल्स आपके ब्रेन में कम हो गए हैं, ये टैबलेट का काम है उन केमिकल्स को एक बराबर लेवल पे ले आना। जैसे जैसे आप खुद आके जब फॉलोअप पे मुझे बोलेंगे कि हाँ मुझे अभी बेटर लग रहा है, 50-60% मुझे अब बेटर लग रहा है, तो हम धीरे धीरे डोज कम करके मेडिसिन बंद कर देंगे। मैं सिर्फ उतना ही उन्हें बोलती हूँ कि आप बस बराबर से फॉलोअप पे आते जाइए। मेडिसिन से जो भी साइड इफेक्ट होते हैं, यूजुअली जैसे उल्टी जैसे लगना या पेट दुखना, एसिडिटी होना, या किसी को लूज मोशंस होते हैं तो किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, Right. मतलब पेट साफ नहीं होता जी, है। ये जो भी साइड इफेक्ट्स है बहुत ही टेम्पररी एंड माइनर साइड माइनर इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट। ये कोई बहुत ऐसे मेजर डर जाने वाले साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट पेशेंट लोगों के दिमाग में इस चीज को इतना डर बैठा होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा ये दवाइयाँ लेकर, राइट। कि वो फिर उस वजह से भी एक स्टिग्मा है कि जिसकी वजह से पेशेंट्स विलिंग नहीं होते एक साइकेट्रिस्ट के पास आने के लिए। सो बेसिकली मैम मेडिसिन की बात करें तो आपके पास ऑलमोस्ट हर टाइप के मेडिसिन है हर टाइप के पेशेंट के लिए। व्हेन आई से कि डिप्रेस्ड पर्सन बोलिए या किसी भी टाइप का, तो मेडिसिन आप, आई एम नॉट एबल टू रिफ्रेज द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, लेकिन मेडिसिन की भी थोड़ा रेंज बताइए कि व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन यू गाइज हैव, और मतलब डिप्रेस पर्सन के लिए क्या डिफरेंट मेडिसिन है, पोस्टमार्टम फीमेल जो डिप्रेस्ड है उनके लिए अलग मेडिसिन है, बच्चे अगर डिप्रेस्ड है तो उनके लिए कोई अलग मेडिसिन है। थोड़ा सा आप मेडिसिन के बारे में बताइए सो दैट व्यूअर्स गेट फ्रेंडली विद दिस द मेडिसिन पार्ट ऑफ द साइकियाट्री। तो जैसे डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, बराबर, एंजाइटी के लिए एंटी एंजाइटी वाली मेडिसिन होती है। अगर स्लीप इश्यूज है तो फिर उसके लिए एक अलग क्लास ऑफ मेडिसिन होता है, राइट। बराबर। फर्क सिर्फ इतना होता है कि मोर कम या ज्यादा मॉलिक्यूल वही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एज ग्रुप के हिसाब से डोज कम या ज्यादा बढ़ते रहता है। जैसे बच्चों में अपन कम डोज देंगे, अडल्ट्स में अपन एक बॉडी वेट के हिसाब से डोज देंगे, जब अगर बूढ़े पेशेंट्स हो तो उनको भी डोज कम जाता है। मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं वही सेम ही होता है, एंड हर पेशेंट को, एंड मॉलिक्यूल में बहुत सारे टाइप्स है, केमिकल्स में टाइप्स है, तो कोई मेडिसिन अगर आपको सूट हुई तो शायद वो दूसरे पेशेंट को ना सूट होगी, चाहे वो डिप्रेशन के ही पेशेंट क्यों ना हो। वैसे तो मतलब मेडिसिन में भी डिफर करता है, हर मेडिसिन हर आदमी पे काम करे ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, बट देन फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल हम ट्राई करेंगे तो वो शायद वो काम कर जाएगा। एंड देन हमेशा मैं पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप वापस आओ और बताओ। अगर आपको लग रहा है कि मुझे नींद बहुत आ रही है, आप ये आके बताइए। पेशेंट लोग डर के मारे बस दवाइयाँ लेना छोड़ देते हैं। वैसे तो जिसकी वजह से मैं यही बोलती हूँ कि फॉलोअप करते रहिए। आपको अगर नहीं सूट हो रहा है तो आप बोलिए, हम दूसरे मेडिसिन पे शिफ्ट होंगे। हमारे पास थेरेपी का भी ऑप्शन है, आप थेरेपी के लिए भी जा सकते हैं। सो बेसिकली मैम आपके फील्ड में ऑल काइंड ऑफ ये जो इश्यूज जिस पे हम बात कर रहे हैं, मेडिसिनली इट्स कवर्ड, लाइक मोस्ट इश्यूज में यू हैव द मेडिसिन फॉर इट, आप लोगों का यही कहना है। सो मैम यू सेड अबाउट पोस्टपार्टम प्रेशर्स एंड मेंटल इश्यूज, तो we haven't touched the stress part of it, like ये सिर्फ वुमेन के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी, वुमेन के लिए भी, मैन के लिए भी। स्ट्रेस इन इटसेल्फ कितना बड़ा कैटलिस्ट है इस पूरे मेंटल डिप्रेशन, और इसमें प्लीज़ आप स्ट्रेस के बारे में थोड़ा इलैबोरेट कीजिए कि स्ट्रेस का ओरिजिनेशन क्या है, और अगर है सबके लाइफ में तो इसको इवेट कैसे करना या कंट्रोल कैसे करना, थोड़ा सा आप स्ट्रेस पे बताएं। तो वील स्टार्ट विद शरायू मैम, आप पहले इसको इलैबोरेट करें। स्ट्रेस डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे, हम लाइफ के किसी भी फेज में हो स्ट्रेस आने ही वाला है। हम बच्चे हो, हम बड़े हो या हम बूढ़े हो, स्ट्रेस के ऑब्वियसली स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि हम अपने आप से एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं इस तरह से परफॉर्म करूंगी, मैं इस तरह से रिएक्ट करूंगी, एंड जब वो मेरे एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते हैं तब एक स्ट्रेस जनरेट होता है। एंड देन आता है कि इस स्ट्रेस को अब मैं हैंडल कैसे करूं। Right. तो फिर तो हम जैसे पेशेंट्स को फिर यही समझाते हैं कि ये समझाना पड़ता है कि एक्सपेक्टेशंस को अपने थोड़े एट अ लॉजिकल लेवल पे रखें। मतलब जैसे बच्चे अपने आप पे बहुत प्रेशर डालते हैं कि मुझे आउट परफॉर्म करना है, मम्मी पापा चाहते हैं, या सॉरी टू पॉज यू मैम, बट व्हाट इफ दैट प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल, लाइक उसकी पर्सनल चॉइस ना, व्हाट इफ इट्स कम्स फ्रॉम द पेरेंट कि नहीं तुम्हें ऐसा परफॉर्म करना ही है। बराबर। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो रिकग्नाइजिंग दैट पैटर्न, और अगर ऐसा पैटर्न हम देखते हैं जो कि सोसाइटी में है, तो इसको कैसे मतलब आप कंट्रोल बोलिए या इवेट बोलिए, हाउ डू यू गाइस थिंक वी शुड टैकल इट, ये स्ट्रेस को? डेफिनेटली, तो जब जैसे एक एक्सटर्नल सोर्स से स्ट्रेस आता है जी, तो देन
हम जैसे मैं कितना कर सकती हूँ ये सिचुएशन को या ये एक्सपेक्टेशन जो मुझसे रखी गई है उसे फुलफिल करने के लिए जैसे मैं पेशेंट को यही सिखाती हूँ कि आप आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, या फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कीजिए, अपने फीलिंग्स को बराबर से बताइए कि एग्जैक्टली आपको क्या ट्रिगर करता है या क्या आपके लिए पॉसिबल है, सॉर्ट ऑफ लाइक एक बाउंड्रीज बनाना कि इट कुड बी टाइम को लेकर भी रिलेटेड हो सकती है ये बाउंड्रीज, अपने फिजिकल स्पेस को लेकर रिलेटेड हो सकती है, या अपने इमोशनल नीड्स को लेकर हो सकती है। तो हम जैसे मैं पेशेंट को समझाती हूँ कि आप ये एक्सपेक्टेशन जो होती है इट कुड बी वर्क रिलेटेड एज वेल या फैमिली रिलेटेड भी। तो बिकॉज इसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, बैठ के बात कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखिए, या फिर ऐसा बोलिए कि मैं जैसे 4 घंटे काम कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकती, या फिर अपने पार्टनर के साथ बात करके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कीजिए, फैमिली एनवायरनमेंट को सुधारिए, जिसकी वजह से फिर स्ट्रेस एक बेटर वे से हैंडल हो सकता है। तो ईशा मैम, अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो हाउ बेनिफिशियल इज इट फॉर मी टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट इफ आई फील कि मुझे कोई चीज का अनवांटेड स्ट्रेस बढ़ रहा है एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो हाउ मच इम्पोर्टेंस डज अ साइकियाट्रिस्ट ब्रिंग इन दैट केस? तो पहले आप अपने स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज करिए। देखिए, स्ट्रेस तो इनएविटेबल है, मतलब आने तो वाला ही है ना, लाइफ के हर स्टेज पे आएगा और आप उससे निकल नहीं सकते। अगर आपको लाइफ में कुछ भी नया करना है या फिर आप नया स्टेप अपनी लाइफ में लेते हैं, से आपकी शादी हो रही है या आप न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हैं या आपका बेबी हो रहा है या जो भी है, हर इवेंट एक स्ट्रेसफुल इवेंट है। पर उसको हम कहते हैं यू स्ट्रेस का मतलब अच्छा, यानी कि ये करने से मुझे ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, मेरे ग्रोथ के लिए ये स्ट्रेस कंस्ट्रक्टिव, तो यानी इससे मुझे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। पर उसके साथ में जो आएगा, जो अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमें पता नहीं है कि जो अभी हमें पता नहीं है कि जब हम फेस करेंगे, उसको टैकल कर पाना या ना कर पाना, ये आपका और मेरा डिफरेंट होगा, ये आप मानते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमारी कोपिंग, यानी कि हमको उससे डील करने के हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल्स अलग है ना, हमारा रेजिलियंस अलग है कि आप कितना ले सकते हैं और कितना नहीं ले सकते, है ना? तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। तो मेरा ये मानना है कि जब स्ट्रेस किसी को होता है, जो कि शायद एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस नहीं है, आपके उसकी वजह से आपका नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपकी कोपिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप को ये कितना, मतलब जैसे कि एक नया जॉब आया है, नई डेडलाइंस आ रही हैं, ठीक है, आपको जैसे ही आप वो जॉब में जाओगे, वो पहला प्रोजेक्ट आपके सामने आएगा, आपके लिए वो हार्ड होगा, बट शायद नेक्स्ट टाइम इतना नहीं होगा, ठीक है, बट वो फर्स्ट टाइम आया तो उसने आपके ऊपर क्या असर डाला? क्या आप बहुत एंग्शियस हो गए इन द सेंस कि आपको हार्ट रेट आपका बढ़ रहा है, आप बिल्कुल फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, है ना, आपके काम पे अफेक्ट हो रहा है, तब शायद आपको किसी की हेल्प की जरूरत होगी। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ठीक है, कि मैं थोड़ी शायद अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दूं, ठीक है, या मैं अपने फ्रेंड या किसी से जो ऑलरेडी मे बी इस फील्ड में है उससे बात करके इसको टैकल कर लूं, तो अगर आप वो कर पाते हैं तो शायद आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, ये आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी लाइफ की सिचुएशन आपको कहाँ लाके खड़ा कर देगी, है ना? तो जो अपना आपकी डे टू डे फंक्शनिंग में अगर डिफिकल्टी हो रही है, आप उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, तब आपको किसी की प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तब आपको जाने की जरूरत है किसी के पास। और वो बिना सोचे लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, ये मिथ हटा देना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे और मैं साइकियाट्रिस्ट आप देखिए, हर इंसान पहले कोशिश करता है कि मैं अपने पास के जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड से बात कर ली, अपने पार्टनर से बात कर ली, अपने बॉस से बात कर ली, या और तरीके से कलीग से किया, अपना अपनी जनरल गूगल रिसर्च करके कि इसमें से कैसे करना है ना, सब करते हैं वो, है ना, वो सब कर लिया, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो आप जब अपनी लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज, जैसे कि मैडम ने बोला, अगर आप उनके को लेके माइंडफुल यानी अवेयर हैं कि भाई ये अब शायद नहीं हो पाएगा, तब बिल्कुल आपने जाना चाहिए। तो उसके लिए आई थिंक दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, अवेयरनेस कि ये मेरी बाउंड्री है, अब नहीं हो पा रहा है, अब ये मेरे ऊपर बॉडी पे कुछ असर कर रहा है जिससे अनकंफर्टेबल हूं मैं, तो व्हाई नॉट? तो दिस इज मोर लाइक कि
people should know कि what they are feeling is a very normal feeling, और वो normalize करके meeting a psychiatrist and finding the right medicines or the right treatment for it is the way to go. और मीटिंग एनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। एग्जैक्टली। Yeah. और हमारी क्या है ना, जैसे इंडियन सोसाइटी में वी हैव अ लॉट, हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है Right. ना। आप वही वेस्ट में जाएंगे, अमेरिका एंड ऑल, बहुत पुअर सोशल सपोर्ट सिस्टम होता है, तो वहाँ पे तो दे डोंट हैव कोई बैरियर ही नहीं है, वो आराम से चले जाते हैं थेरेपिस्ट के पास, काउंसलर्स के पास, मे बी साइकेट्रिस्ट के पास रीच करना उनके लिए हार्ड होता है क्योंकि उनका हेल्थ सिस्टम उस तरीके से बना हुआ है। बट हेल्प सीकिंग के लिए एक्सटर्नल पर्सन के पास जाना बहुत कॉमनली होता है वहाँ पे। हाँ, हमारा थोड़ा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, फैमिली सपोर्टिंग होती है, वी हैव गो टू पीपल, सबके yeah, पास होते हैं। वो सबके जो पास कहते हैं ना, होते वो डियर जिंदगी में 5 इम्पोर्टेंट लोग true. हमारी जिंदगी में होते हैं, वो हमारे कल्चर में है। हमारे कल्चर में। तो हम उन 5 लोगों के पास जाके भी अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक Then meeting एक a psychiatrist is the realization आना wisest thing. चाहिए। वाइजेस्ट थिंग टू डू। ईशा मैम, आजकल वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं। आजकल बड़े बड़े फॉर्म्स में भी सुनते हैं कि आवर्स कम किया जाए और एक आध छुट्टी बढ़ाई जाए। तो वर्क लाइफ बैलेंस का जो सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है, ये तो बढ़ रहा है, उसके बारे में तो बताइएगा ही, बट वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में थोड़ा बताइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसको बैलेंस कैसे करना, एंड हाउ डू फाइंड दैट बैलेंस जो आप, so that you are at that mental stability. तो वर्क लाइफ बैलेंस इज अ टॉपिक जो अभी काफी Trendy है। ट्रेंडिंग है ना। एंड आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन भी है ये राइट नाउ। बट मेरा टेक इस पे ये है कि ये जो आवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, ये अगेन एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपके लिए शायद 4 घंटे काम करना के बाद आपको बर्नआउट हो रहा है, Right. बर्नआउट यानी थकावट इसके बाद लग रही अब है। मैं नहीं शायद उतना बेटर प्रोडक्टिव हो पाऊंगा, है ना, और मेरे लिए वो 8 घंटा हो सकता है। ठीक है, अब ये जनरलाइज करना तो मुश्किल है, हर कंपनी आपको ऐसे किसी को 4 घंटा किसी को 6 घंटा नहीं दे सकती है। तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है जनरली 9 to 5 लाइक 7 to 8 आवर्स, है ना। बट अगेन कुछ लोगों की कैपेबिलिटी होती है जो कि ज्यादा भी काम कर सकते हैं, है ना। मेरा ऐसा मानना है वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो क्वालिटिवली कर पाए, यानी एक अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाए, और जब आप अपने पर्सनल स्पेस में हैं, अपने घर पे हैं, अपनी फैमिली के साथ है, तो वहां भी आप क्वालिटी टाइम दे पाए। यानी अगर आप इतने थक जा रहे हैं इधर में, या आपका एनर्जी लेवल्स इतने डाउन हो जा रहे हैं कोई भी एक दोनों स्पेयर में, कि आप दूसरे पे इफेक्ट हो रहा है, तो वहां वो बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, आपको क्या कहते हैं, स्ट्रेस जो होता है वो जनरली हम अपने वर्क लाइफ के साथ में जो है वो एसोसिएट करते हैं, बट फैमिली में भी हो सकता है दैट, है ना। वो वहां से भी अगर आपके फैमिली डायनामिक्स थोड़े से डिस्टर्ब हैं तो वो भी आपके काम पे अफेक्ट करेगा, है ना। तो मैं यहाँ आवर्स की बात नहीं करना चाहूंगी, मैं रादर क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करना चाहूंगी। ठीक है, कि आप जिस काम पे जाते हैं वहां पे आपको मजा आ रहा है क्या, वहां आप जिस चीज के लिए गए हो वो प्रोडक्टिवली कर पा रहे हो क्या। अगर वहां कोई इशू है तो ये क्या कहते हैं, उसको डील करना ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी फैमिली में कोई इशू है उसको डील करना ज्यादा जरूरी है, और आप वो चीज को दोनों को करते हुए एक फुलफिलिंग लाइफ जी पा रहे हैं कि नहीं, ये मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस है। कि अगर एक इंसान है जो 10 आवर्स काम करके भी गिविंग अ क्वालिटी टाइम एट होम and living a healthy life, I should not be making a comment about that You person. should not have a problem with that. So that is his choice, that is his That is his balance. That is his balance. So that is my take on work life balance. But having said that, मैं ये definitely बोलूँगी कि this doesn't mean कि हम expect करें कि ऐसे एक मशीन के जैसे हम पूरे हफ्ते काम करते Right. रहें और पर्सनल टाइम बिल्कुल ना हो। That is not something जिसको मैं एडवाइस करूँगी। Right. शर्मी मैम, योर टेक ऑन दैट? ऑब्वियसली ईशा मैम ने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करे। वर्क लाइफ बैलेंस इन शॉर्ट वही, लाइक उसका मीनिंग वही है कि प्रोफेशनली भी मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकूं, और मेरा जो अपना पर्सनल लाइफ है, पर्सनल टाइम है, वो भी मैं अच्छे से बिता पाऊँ। एंड पर्सनली मतलब विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, एंड मेरे अपने पर्सनल हॉबीज़ या मेरा जो पर्सनल मी टाइम है
वो भी मुझे उसके लिए भी टाइम मिले। एंड आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को टाइम दे पाए, इम्पोर्टेंस दे पाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिससे हमारी इम्प्रूव इन एवरी फील्ड, फैमिली से बोलिए या आप अपने हाँ, बिजनेस ऑक्यूपेशन से ऐसे बोलिए। बोलिए। मैम, रिलेशनशिप पे थोड़ा बात करते हैं। एक रिलेशन में क्या क्या रेड फ्लैग्स होते हैं, और अगर रेड फ्लैग्स हैं तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना, और आइडेंटिफाई आपने कर भी लिया और फिर भी आप उससे रिकवर नहीं कर रहे हैं तो क्या स्टेप्स लेना उसके पीछे? ओके, रेड फ्लैग्स एक रिलेशनशिप के बारे में बताने से पहले आई थिंक मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है। ओके। एक हेल्दी रिलेशनशिप में कंसेंट होता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है, एंड ओपन कम्युनिकेशन, एंड दोनों में लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है विलिंगनेस टू ग्रो होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में मेरा ओपिनियन बदलेगा, आपका ओपिनियन बदलेगा, और आप इस बात से ओके है और मैं भी इस बात से ओके हूँ कि आपका ओपिनियन आगे जाके बदलेगा। एंड तो दैट इज व्हाट अ हेल्दी रिलेशनशिप शुड लुक लाइक। ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव। हाँ, इट्स कंस्ट्रक्टिव, इट्स एवर चेंजिंग, इवॉल्विंग। ट्रू। बराबर। तो दोनों का माइंडसेट, उस रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं तो दोनों का माइंडसेट इस तरीके का होना चाहिए। रेड फ्लैग्स तब आते हैं जब हम, आई थिंक, बाउंड्रीज और प्राइवेसी जब क्रॉस होती है, ठीक है, उस बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मेरा सेल्फ अवेयर होना चाहिए, मैंने खुद से सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि मुझे क्या कहना चाहिए, मेरी बाउंड्रीज, मुझे मेरी एग्जैक्टली मेरी बाउंड्रीज क्या है इस बारे में मुझे सेल्फ अवेयर होना चाहिए। एंड देन उसके बाद वंस आई एम सेल्फ अवेयर आई शुड बी एबल टू कम्युनिकेट टू माई पार्टनर कि देखिए मुझे ऐसा अच्छा लगता है, या मुझे मेरे आगे के गोल्स ऐसे हैं, या मैं आपसे ऐसे एक्सपेक्ट करती हूँ, या ये क्वालिटीज मैं मेरे पार्टनर में एक्सपेक्ट करती हूँ। रिकॉग्नाइजिंग देन कम्युनिकेटिंग। बराबर। एंड देन ऑब्वियसली सामने वाला पार्टनर शुड ऑल्सो बी रिसेप्टिव, मतलब सुनने के लिए रेडी, एंड देन विलिंग टू एक्ट ऑन इट एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। सो अ रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दो लोगों को साथ में रहना है तो फ्लेक्सिबल टू चेंज ये होना चाहिए। एंड आई थिंक ये होगा तो फिर एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा। सो एक रेड फ्लैग्स रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी की तरह दिखते हैं, जेलसी की तरह से दिखते हैं, फीलिंग अनहैप्पी इवन व्हेन यू आर विथ योर पार्टनर, इस तरीके से दिखते हैं। ट्रस्ट इश्यूज होना, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, कुछ चीज़ें पार्टनर को बताते हैं नहीं बताते हैं, इसकी वजह से फिर, एंड ऑब्वियसली एक्सट्रीम फॉर्म्स में देन इट्स लाइक फिजिकल हार्म भी रह सकता है इन सर्टेन केसेस। ट्रू। इन सर्टेन केसेस की, या फिर अग्रेशन इश्यूज है जिसकी वजह से देन इट बिकम्स गोज टू द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल हार्म। एंड देन ऑब्वियसली फोर्सफुल होना, एंड इट कुड बी इन एनी एस्पेक्ट, लाइक कि तुम ऐसा ही करो, तुम ऐसा मत करो, या एंड ये फीमेल पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है कि तुम ऐसा करा करो, बात मत करा करो। तो ये रेड फ्लैग्स होते हैं एक रिलेशनशिप में। ये तो मैम आपने रिकग्निशन की बात की। ईशा मैम, रिकग्निशन के बाद अगर इसको इवेट करने की बात करें या रेक्टिफाई करने की बात करें तो इस पे आप क्या ऐड करेंगे? रेड फ्लैग्स को कैसे हम, तो ये जो रेड फ्लैग्स हैं ये हमारे क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में से जनरेट होते हैं बहुत सी बार, है ना। जैसे कि जैसे बहुत अच्छे से शरीर मैम ने बताया कि क्या क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। एक कोई भी पार्टनर, यहाँ हम सिर्फ फीमेल के ही पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे अनड्यू पॉजेसिवनेस की जो हम, आई थिंक ये हम जो है बहुत सारा कुछ सिनेमा से डिराइव करते हैं इसको। हम देखते हैं कि एक टिपिकल इमेज ऑफ रिलेशनशिप जो दिखाते हैं कि एक लड़का जो है वो बहुत पॉजेसिव है वो लड़की को लेकर, एंड उसको किसी और से बात नहीं करने देना, और उसकी तरफ अग्रेशन, जरूरी नहीं है कि फिजिकल, वर्बल अग्रेशन दिखाना, कंट्रोल करने की कोशिश करना। हाँ, सो ये हम एनवायरनमेंट से भी डिराइव करते हैं कि जो होता है ना बहुत कॉमन ले टर्म्स में, जैसे हम सुनते हैं कि यार तेरी बंदी को वहां देखा था, या तेरे बॉयफ्रेंड को वहां देखा था, है ना। तो बेसिक ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। तो इसको इवेड करने के लिए सबसे पहले, लाइक वी टॉक्ड अबाउट, की सेल्फ अवेयरनेस, यानी आप कितने सिक्योर हो एज अ पर्सन। जब मैं एक सिक्योर एक पर्सन हूँ तो मेरे लिए इतना वो बाउंड्रीज को डिफाइन करना इजी हो जाएगा कि ही इज, या मेरा बॉयफ्रेंड है, या फिर एक
आपकी गर्लफ्रेंड है, एक लड़के की गर्लफ्रेंड है या पार्टनर है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में, कि शी इज फ्री टू टॉक टू एनीवन। उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि शी इज चीटिंग ऑन मी, उसका मतलब ये नहीं है। तो ये आपकी इनसिक्योरिटी में से बॉर्न होता है। तो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन अगर रहे तो ये चीजें शायद ना ही हो। और हाँ, और कम्युनिकेशन भी, और जनरल आपकी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, है ना, आप कहाँ से आते हो, आपकी वल्नरेबिलिटीज में से ये होता है। तब इसको इवेड कैसे करना, जैसे आपने पूछा, तो इवेड करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में जब आपको ये सारी फीलिंग्स आने लगती हैं, तो मुझे लगता है इंट्रोस्पेक्शन, यानी खुद के अंदर झांक के देखना ज्यादा जरूरी होता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ या ऐसा क्यों सोच रही हूँ। एक हो सकता है कि ये रियलिटी हो सकती है एक रिलेशनशिप की, कि एक पार्टनर से चीट कर रहा हो, या फिर आपको आजकल जो टर्म होती है गोस्टिंग इज अ टर्म आजकल, है ना, अचानक से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देना, बात ना करना, गोस्टिंग, है ना, गोस्टिंग इज अ टर्म, है ना। या एक जो बहुत अगेन अ टर्म विच इज वेरी ट्रेंडिंग इज गैसलाइटिंग मतलब कि हमेशा आपके ऊपर एक गिल्ट थ्रो कर रहा है आपका पार्टनर, कि शायद मे बी गड़बड़ इस तरफ से हो रही है। एक पार्टनर जो है वो कुछ गलत कर रहा है रिलेशनशिप में, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ जस्ट चीटिंग, जनरली ऑल्सो डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में, बट ब्लेम आपके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं गैसलाइटिंग। हमेशा आपको अपने बारे में बुरा फील कराना, या सेल्फ एस्टीम आपकी डाउन होना। तो जब ये वाली जो चीजें जो आजकल से ट्रेंडिंग एंड रेलेवेंट भी हैं, क्योंकि ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप का बेस है, तो वहां से आपको आई थिंक ये रिकॉग्नाइज कर पाना, जो कि मुझे ऐसा लगता है टीनेज रिलेशनशिप्स में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप इतने अवेयर नहीं होते हो, कि इतने इमोशनली मैच्योर हुए ही नहीं होते हो टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे साथ हो रहा है। समटाइम्स बहुत लेट हो जाता है पता चलने में, तो आप बहुत इमोशनली डैमेज्ड फील करने लग जाते हो, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, आप ट्रैप्ड हो जाते हो। तो दीज आर द थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इन चीजों को समझने लग जाते हो, उनके ट्रू मीनिंग को समझने लग जाते हो, तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि ये रिलेशनशिप शायद सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, और या तो मैं इसको रेक्टिफाई करूं, और अगर ये ठीक नहीं हो सकता है तो शायद मुझे एक बेटर कम्युनिकेशन के साथ इसमें से बाहर निकलने की जरूरत है, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के एस्टीम के लिए। ये जो जैसे हम अभी टीनेज रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे थे, तो टीनेज रिलेशनशिप्स को एक ये समझने के लिए कि एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, उसके लिए घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना जरूरी है। मतलब मदर और पेरेंट का ही खुद एक अच्छा रिलेशनशिप जब हो, एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, तो वहां से हमें एक आइडिया मिलती है कि अरे अच्छा रिलेशनशिप क्या होता है, या मुझे मेरे पार्टनर में क्या क्वालिटीज ढूंढनी है। ये वो हमें घर से दिखता है कि मेरे पापा मम्मी के साथ कैसे रहते हैं, या मम्मी किस तरह से पापा की मदद करती है, कैसे वो एक दूसरों की कमियों को संभालते हैं। ये जब मैं अपने घर में देखती हूँ, वहां से मुझे एक आइडिया मिलता है कि अरे मुझे आगे मेरे रिलेशनशिप के लिए क्या चाहिए। तो दैट कहीं ना कहीं स्टार्ट्स फ्रॉम द होम इटसेल्फ। लेकिन मैम प्रॉब्लम ये है कि कई बार रेड फ्लैग्स रिकग्निशन के बाद भी लोग रिलेशन से बाहर नहीं आ पाते। व्हाट डू यू थिंक आर द फैक्टर्स फॉर इट? रिलेशन से क्यों नहीं बाहर आ पाते इवन आफ्टर रिकग्नाइजिंग? तो वो एट द सेम टाइम, लाइक जैसे मैडम ने कहा कि हमारे कभी कभी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं एक रिलेशनशिप के, वो उतने सही नहीं होते हैं, है ना। तो हम जनरल सोसाइटी में से अगर एक आपके घर में भी एक टर्बुलेंट फैमिली है, एक थोड़ा अनस्टेबल फैमिली है, तो आप देख रहे हो कि स्टिल ये लोग साथ में तो रह रहे हैं ना, ठीक है। या फिर वो जो एक अनड्यू एक्सपेक्टेशन जो जनरेशनली है कि अब ये जैसे भी है तुमको एडजस्ट करना है ना। या फिर ऐसा तो सब रिलेशनशिप में होता है, ठीक है, तुम्हारे साथ क्या अलग हो रहा है, सबके साथ होता है, दबा दे। तो जब हम ये वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं, तो हमको लगता है कि वो जो एक टिपिकल डायलॉग होता है ना कि मैं बदल दूंगी इसको, है ना, आप रियली कर पाएंगे कि नहीं और जरूरत है कि नहीं वो अभी हमको नहीं पता है, क्योंकि हम ये रिलेशनशिप किस लेवल पे है वी डोंट नो। बट कहीं ना कहीं जो हमारे बैकग्राउंड में फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं वो हमें रोकते हैं इन चीजों में से बाहर निकलने के लिए। जिसको हम टीवी पे देखते हैं नॉर्मलाइज होते हुए, घर में देखते हैं नॉर्मलाइज होते हुए, फ्रेंड्स बोलते हैं यार मेरा भी बॉयफ्रेंड ऐसा ही है, कुछ नहीं होता है। बट है ना, सिवियरिटी हर जगह अलग हो सकती है, और आप जब उस बिहेवियर को सोसाइटी या लोग हमारे आसपास के नॉर्मलाइज करते हैं तो हम सोचते हैं कि
हम कौन से स्पेशल है, सभी के साथ ही सो हो रहा मैम, सीइंग, ये जो सीइंग वाली बात, देखने की बात बोल रहे हैं आप, तो हाउ मच इज आवर बॉलीवुड या अपना ये टॉलीवुड, बॉलीवुड, वॉट एवर यू से, ये कितने रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग बोलिए, या लोग जो उस चीज़ को देख के अडॉप्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, किसी कैरेक्टर को देख के कि आई वांट टू बी दैट बैड बॉय, या गर्ल को देख के, तो मूवीज क्रिएटर्स की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को लेके, इसके बारे में बताइए आपकी। मूवीज बन भी तो सोसाइटी को ही देख कर रही है ना, कहीं ना कहीं इट इज अ टू वे थिंग, है ना। जो सोसाइटी में हो रहा है वही उसी से इंस्पायर्ड होके कहीं ना ऑन कहीं सम लेवल इंस्पायर्ड होके मसाला मूवीज लग बन रही है ना। वो है कि वो कितना बेसिकली हैंडलिंग कैसी है आपकी मूवी की, सोसाइटी में ये हो रहा है, बट आप उसको और सेंसेशनलाइज करके जब दिखाते हो, यानी मूवीज में तो हम थोड़ा 2 स्टेप्स अप जाके उस हर सीन को प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो जब आप वो दिखाते हो तो अब वहां बन गया एक, तो वो प्रोजेक्शन को बढ़ता नॉर्मलाइज जा करते रहा है, हैं। प्रोजेक्शन को नॉर्मलाइज करने लग जाते हैं। आप लास्ट में ये दिखा देते हो कि फिर भी हीरो को हीरोइन मिल ही जाएगी, राइट। है ना। एंड मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, ये जो एसिड अटैक्स हम देखते हैं या फिर स्टॉकिंग हम देखते हैं, है ना, ये सब कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये हो रहा था सोसाइटी में। इसमें हमको कहीं ना कहीं मैं मूवीज को सिर्फ ब्लेम नहीं करूंगी, बिकॉज मूवीज आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, बट अगर आप उसको और सेंसेशनलाइज करके ये दिखाते हो कि ये सब करने से एंड में यू विल गेट दिस पर्सन, यू स्टिल गॉट द प्रिंसेस। यू स्टिल गॉट इट, तो देन आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हो उस बिहेवियर को। ये कर सकते हैं, ये करने से कुछ पॉजिटिव मिलेगा, राइट, और जो कि आपको खुद पता है कि आप उसको एग्जैजरेट करके दिखा रहे हो, एंड देन उस एग्जैजरेशन को आप नॉर्मलाइज करते हैं, तो वो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है। सो मैम, व्हेन यू से अबाउट दीज रेड फ्लैग्स, रिकग्निशन एंड इवेजन, तो ये तो एक प्रोसेस और उसको मेजर करने का और टैकल, बट इसका कहीं ना कहीं ट्रॉमा से बहुत बड़ा कनेक्शन है, लाइक इट्स सोर्स ऑफ ट्रॉमा। ट्रॉमा के बारे में थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करें व्यूवर्स को, व्हाट इज ट्रॉमा और इसको रिकग्नाइज कैसे करना है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ट्रॉमा डेफिनेटली इज अ बाय प्रोडक्ट, यानी उसमें से निकलता है जो एडवर्सिटीज, यानी जो मुश्किलों के थ्रू हम जाते हैं, वो उनकी सिवियरिटी में से निकलता है, या जिस तरीके से भी आप कहें। तो अब जैसे हमने रिलेशनशिप्स के बात करी, तो इमोशनल ट्रॉमा, यहाँ पे हम इमोशनल ट्रॉमा की बात कर रहे हैं। अब आपने अपने रिलेशनशिप में क्या फेस किया था, क्या आपने फिजिकल वायलेंस फेस किया था, तो आपने वहाँ पे एक अलग टाइप का ट्रॉमा, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह भी कहते हैं, है ना, तो आपने फिजिकल ट्रॉमा भी फेस किया है। अब वहां से कभी कभी वो आपके किसी का इतना सिवियर होता है कि आपने उसमें वहां से क्या डिराइव किया कि आपको अब एक, अगर हम फीमेल्स के जस्ट कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कि एक मेल की प्रेजेंस भी आपके लिए एक, आपको आपके अंदर डर ट्रिगरिंग है, आपके लिए ट्रिगरिंग है। फिर एक हम देखते हैं कि another thing is कि sexual abuse, जो एक another very very common thing which is happening in the society, but obviously इतना ज़्यादा नज़र में नहीं आता है, but we see, है ना, हमारे पास तो आते हैं। तो ये different types of trauma होते हैं। आपने टर्म सुनी होगी PTSD, है ना, जिनके साथ में repeated trauma या one time trauma आपके लाइफ में उसने इतना सिग्निफिकेंट असर किया है कि आप उसको बार बार री एक्सपीरियंस करते हो, आप उस इवेंट की मेमोरीज को भुला नहीं पा रहे हो, आप वो सिचुएशन, मतलब उस जगह पे जाके खड़े होना, उसके बारे में न्यूज में सुनना, उस इंसान को से मिलना, या फिर ड्रीम्स आना, कोई भी चीज आपके लिए ट्रिगर हो सकती है, और वो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो ट्रॉमा बहुत ही सेंसिटिव टू डील विथ होता है, खासकर जो ट्रॉमा सर्वाइवर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरी सिवियर, जब आप से सेक्सुअल अब्यूज वगैरह के ट्रॉमा हो गया है, या फिर कोई मेजर एक्सीडेंट का ट्रॉमा हो गया है ना, आप लोन सर्वाइवर हो किसी चीज़ के, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के आप लोन सर्वाइवर हो, तो वो ट्रॉमा जो है आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर, मैं बोलूँगी कि केमिकल चेंज ले आता है, कुछ आपके सर्क्यूटरी हमेशा के लिए बदल जाती है, खासकर अगर ट्रॉमा ऑनगोइंग हो। हम सुनते हैं कि कंटिन्यूस किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा था, है ना, उसके विक्टिम्स हैं, तो उसको डील करना बहुत सेंसिटिवली हमको डील करना पड़ता है। आप डायरेक्टली जाके ये बात नहीं करने लग जाओगे उनसे, हाँ क्या हुआ था तुम्हारे साथ, यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। आप पहले तो जब भी हम ट्रॉमा के साथ डील करते हैं, हमको पेशेंट को या फिर जो भी विक्टिम है उसको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रॉमा हो चुका है आपकी लाइफ में, हम शायद इसको निकाल के बाहर नहीं रख पाएंगे,
नाउ इट इज पार्ट ऑफ योर Yeah, लाइफ। yeah. हम यहाँ पे ये करने की कोशिश करेंगे कि हम आप उससे डील कैसे कर पाओ, आगे जाके वो आपके डे टू डे लाइफ में इफेक्ट ना करें। है ना। तो हमको पेशेंट को सबसे पहले ये समझाना पड़ता है, खासकर जब बच्चे हैं तो पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता है कि हम इसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी लाइफ एज नॉर्मल एज पॉसिबल हो सके। फिर आप जब भी ये शुरू करते हो आपको विक्टिम को, उस पर्सन को रिलैक्सेशन सिखानी पड़ती है काफ़ी हद तक, कि जब हम बात करेंगे, जो हम कहते हैं ना कि ट्रॉमा के साथ डील करने जाओगे तो ट्रिगर्स होंगे, ट्रिगर्स तो डेफिनेटली होंगे। आप जब उसको रिविजिट करोगे, आप उसके बारे में फिर से बात करोगे तो इट्स गोइंग टू बी ट्रिगरिंग। और ये भी हम बताते हैं कि आपको ट्रिगर तो होने वाला है, बट उसके पहले हम उनको रिलैक्सेशन सिखाते हैं कि जब ये ट्रिगर होगा तो हम क्या करेंगे। सो आप उनको बता रहे हैं। When you say मैम कि रिलैक्सेशन सिखाते हैं, what do you mean by that? सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, है ना, कुछ और मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, कोई एक्ट्स हम सिखा देते हैं पेशेंट्स को कि आपको इस तरीके से करना होगा अगर ऐसा ट्रिगर होता है तो, है ना। सो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स होती हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं। और हम बेसिक पॉइंट क्या है ना कि जब भी एक इमोशनल या किसी भी टाइप का ट्रॉमा आपकी लाइफ में जो आप बहुत सिग्निफिकेंट है, वो जब आपको होता है, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, है ना, कुछ भी ऐसा होता है, तो आप जो पेन एक्सपीरियंस करते हो आज से 10 साल बाद आप नहीं चाहोगे कि आप वही सेम पेन एक्सपीरियंस करें। तो हम शायद उसको कम करने में हेल्प करते हैं, जो इमोशंस जनरेट होती हैं उस ट्रॉमा में से, उसको हेल्प करने में आपकी मदद कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें होती हैं जो हम जब हम ट्रॉमा से डील करते हैं तो हम हेल्प कर पाते हैं। तो आई थिंक हम उस ट्रॉमा के नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो मैम इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस के हिसाब से आर देयर मेडिसिन्स आल्सो टू हेल्प फॉर ट्रॉमा? देखिए, ट्रॉमा इंडिपेंडेंटली आपको वल्नरेबल कर देता है कोई भी साइकेट्रिक इलनेस के लिए, यानी खासकर डिप्रेशन एंजाइटी के लिए, है ना। आपने किसी को लूज किया है, देयर आर चांसेस कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। आप उस सिचुएशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो वो अगर बहुत सिवियर है ना, और आपकी थेरेपी के बीच में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको ट्रीट करना पड़ेगा। बट दोज आर ऑल शॉर्ट टर्म गोल्स, हम उसको साथ साथ में ट्रीट करते रहते हैं। एंड मीनवाइल आपके इमोशंस को मॉडिफाई करना है, आपकी फीलिंग्स को मॉडिफाई करना है, कि जब आप आज से 5 साल बाद अगर आप इसके बारे में बात भी कर रहे हो ना, तो इट्स नॉट अफेक्टिंग यू एज मच। आप किसी के प्रेजेंस में अफेक्ट नहीं हो रहे हो, आप ट्रिगर्स आपके आइडेंटिफाई कर पा रहे हो और उसको डील कर पा रहे हो। सो बेसिकली वो जो एक्सपीरियंस करने वाला जो ट्रिगर पॉइंट होता है आपका, you try to remove that so that वो trigger ना हो, so that that person doesn't experience it again. So change it, not remove. We cannot remove the trauma. Change it, modify it kind of. Modified. Okay. Reactions. Coping so that they can cope better with exactly. that. एक बार जो ट्रॉमा हो जाता है ना, इमोशनल ट्रॉमा या कोई भी, तो आप वल्नरेबल हो जाते हो फिर से उसी ट्रैप में, तो वो भी एक एम्पावरमेंट करनी जरूरी होती है। सो मैम इतने सारे ट्रॉमा और स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, I'm sure you must be hearing some weird cases and stuff like that. Does it have any effect on you? आप लोगों को कभी नहीं लगता I need a break ये काम से? शर्यू मैम कम इन आप बताइए पहले, how does it feel? हाँ, डेफिनेटली ऐसा होता ही है कि पेशेंट्स को डे इन डे आउट देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स अपने प्रॉब्लम्स लेकर ही हमारे पास आते हैं कि ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। तो ऑब्वियसली ये सुन के एक इमोशनल बर्नआउट डेफिनेटली होता है। बट देन आई वुड से कि एज अ साइकाइट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशन में जो काम करने वाले हम लोग हैं, वी हैव दैट इमोशनल रेजिलियंस वाली क्वालिटी इन अस, कि हम काफ़ी पेशेंट होते हैं, हम सुन सकते हैं, हम एम्पैथेटिक होते हैं, मतलब हम फीलिंग्स, थॉट्स उनके एक दूसरों के मेडिकल प्रोफेशन के कंपैरिजन में हम ज़्यादा इजीली समझ पाते हैं एंड देन कंपार्टमेंटलाइज कर पाते हैं कि अब ये पेशेंट को देखा, इन्हें इस तरह से बात करी, फिर इस पेशेंट को देखा एंड देन फिर इनसे इस तरह से बात करी, एंड देन घर में जाके मैं वापस अपने रूटीन पे इजीली लग पाती हूँ। तो दीज आर दी सर्टन क्वालिटीज जो एज अ साइकाइट्रिस्ट मुझ में है, जिसकी वजह से मैं इस प्रोफेशन में रहकर भी अच्छे से हैंडल कर पाती हूँ। और इसका कोई इफेक्ट आपके डेली लाइफ पे नहीं होता? हाँ, नहीं पड़ता है। राइट, व्हाट डू यू हैव टू से ईशा मैम ऑन दैट? कोई certain cases, any patient that made you think? See, we are also humans. We do sometimes get affected कि भाई if you hear something very traumatic या फिर बहुत बुरा किसी के साथ, और sometimes क्या होता है ना कि कोई ऐसी बात बोल जाता है जो शायद आपसे भी रिलेटेड होती है, आपके साथ भी हुई होती है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होता है, तो
वो पिंच होता है कभी कभी और वो फ्लीटिंग आपके माइंड में जाता भी है, बट द ट्रेनिंग इज सच, हम कुछ ऐसा सीखते भी हैं और एट द सेम टाइम कि हमको पता है कि नॉट टू, इसको हमारे एक बाउंड्री के बियॉन्ड पर्सनल स्पेस में क्रॉस नहीं होने देना। और समटाइम्स होता भी है तो बट यू somehow गेट ओवर इट बिकॉज यू हैव लर्न टू गेट ओवर इट, है ना। और दूसरा ये होता है मैं somehow एक चीज जो साइकेट्री मेरे लिए बून जहाँ पे साबित हुई है वो ये है कि जब आई सी पेशेंट बताते हैं कि उनके लाइफ में क्या क्या ट्रबल्स हैं, आई जेन्युइनली फील ब्लेस्ड कि आई एम लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। आई हैव मेरे भी लाइफ में एक प्रॉब्लम हो रहे हैं बट आई एम एबल टू डील विद इट इज वन थिंग, राइट। और दूसरा चीज कि लोग, और हम ये भी पेशेंट से सीखते हैं कि इतने एडवर्सिटी से भी लोग निकल के एक मार्क ले पाते हैं, कुछ कर पाते हैं लाइफ में, तो दैट्स अ लर्निंग। आई तो गेट इंस्पायर्ड बाय माय पेशेंट कि ट्रॉमा हो गया या डिप्रेशन हो गया या लॉस हो गया, लोग कैसे उसमें से, हम देखते हैं ना उस प्रोसेस को कि वो कैसे गेट ओवर हो रहे हैं, तो दैट्स वेरी इंस्पायरिंग कि ह्यूमन जो है वो बहुत मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल है हमारे चीजों को सह लेने का हमारे अंदर। तो उसका एक तरीके से कहीं ना कहीं कभी कभी पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है, मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव आता है। आई सी कि वी आर केपेबल ऑफ सो मच, एंड एक वो भी कि हम एंड जब मोस्ट हमारे केसेस मेक यू फील ग्रेटफुल कि वी हैव अ बेटर लाइफ। सॉरी मैम, यू वर सेइंग। ये ना, हम ये भी देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स को जब हमारे हेल्प से वो इम्प्रूव करते हैं, अपने लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हैं, देन इट मेक्स यू फील गुड, इट मेक्स यू फील लाइक हाँ मैं सही जगह पे बैठी हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ। वहां से वो मोटिवेशन मिलता है कि नहीं और मदद करनी है, और लोगों को तो तक अवेयरनेस पहुंचानी है, बिकॉज देयर आर स्टिल बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो फिर भी हेल्प के लिए आ नहीं पाते हैं, जानते नहीं है कि इन प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन है। वैसे वन ऑफ द रीजन आज के पॉडकास्ट का यही है कि लोगों को ये अवेयरनेस भी आना बहुत जरूरी है अबाउट साइकियाट्री। मैम, ये तो थोड़ा सोशल मीडिया के बारे में बताइए, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारे पर्सनल लाइफ पे, और जो टीनेजर्स है आज के, इनको भी आजकल वैलिडिटी की बहुत चिंता है कि इनको सोशल मीडिया का रिकग्निशन मिलना चाहिए, एक वैलिडिटी मिलना चाहिए, जो मेरे जनरेशन में तो थी ही नहीं। तो इसका मैम, इसके बारे में बताइए कि इसका हमारे डे टू डे लाइफ पे क्या मतलब इफेक्ट पड़ रहा है। ये जो वैलिडिटी ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक अलग टाइप की एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा, सोशल मीडिया का भी जो चल रहा है। डेफिनेटली जैसे अभी सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है, बिकॉज सब कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया है। बट अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो हम सब में एक वो इच्छा ही होती है, एक इच्छा होती है कि लोग मुझे पसंद करें, मैं लोगों को अच्छी लगूं, सुंदर लगूं, होशियार लगूं, सक्षम लगूं, बराबर। एंड अभी ऐसा हो गया कि बिकॉज टेक्नोलॉजी पे हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, तो आज का जनरेशन इस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गया है इस डिज़ायर वाली विश को फुलफिल करने के लिए। तो वो इसलिए देखा जाता है कि ये लोग मतलब जब भी ये लोग कुछ सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो हर चीज उससे रिलेटेड हो जाती है कि मुझे लाइक्स कितने मिले, मुझे अच्छे कमेंट्स कितने मिले। बट देन ऑब्वियसली इसके ऑब्वियसली जो बेनिफिट्स या प्रोज जो बोले वो तो है ही, बट कॉन्स भी है, नेगेटिव बातें भी है सोशल मीडिया पे इतना शेयर करने के। इसकी वजह से लाइक हम जब कुछ सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो हम अपने आप को उस पोजीशन में डाल रहे हैं कि सामने वाला आदमी हमारे पोस्ट पे कुछ कमेंट करेगा, बेसिकली हमें जज कर रहा है। हाँ, जज करे, बट देन चाहे वो लुक्स हो या हमारा लुक्स हो या मेरे बोलने का तरीका हो कि अरे इसे तो कुछ आता नहीं है, ये तो ऐसे ही कुछ बोल रही है, एंड देन ऑब्वियसली ये सारे नेगेटिव कमेंट्स का एक मुझ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर मुझे उतने लाइक्स मिले क्यों नहीं, मैंने तो अच्छा करा ना। तो जिसकी वजह से लाइक आप साइबर बुलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड आप फिर इस सिचुएशन को किस तरीके से लोगे, लाइक ये नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे कितना पड़ेगा इस चीज का। फिर सोशल मीडिया पे अपलोड करने की वजह से फिर ये सारे इश्यूज होते हैं, यहीं से फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, और एक्सट्रीम केसेस में हमने ऐसा देखा गया है, होता ही है कि साइबर बुलिंग हुई या इस तरह से वीडियो वायरल हो गया जिसकी वजह से उस इंसान ने सुसाइड तक कमिट कर लिया। ये होता ही है। एंड ऑब्वियसली इसमें क्या कहते हैं, सब लोग कूल दिखना चाहते हैं, हैप्पी दिखना चाहते हैं, फुलफिल्ड दिखना चाहते हैं। हाँ, बट एक्चुअली सोशल मीडिया पे सब कुछ फिल्टर्ड एंड एडिटेड है, एंड कहीं ना कहीं ये समझ पाना कि
चीजें जितनी ऑनलाइन हैप्पी गोइंग और परफेक्ट दिखती है, रियल लाइफ उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो मैम आपका ऑनेस्ट सजेशन टू दिस न्यू जनरेशन के लिए क्या रहेगा, बी इट मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज? मतलब ये जो जो सोशल मीडिया वैलिडिटी ढूंढ रहे हैं, लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स ढूंढ रहे हैं कमेंट्स पे, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी कि सोशल मीडिया पे वैलिडेशन ढूंढने का रीजन क्या है? कहीं ना कहीं वो लो सेल्फ एस्टीम, एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। खुद के बीट लाइक पर्सनल बातों को लेकर मैं खुश नहीं हूँ या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं सामने एक पिक्चर प्रोजेक्ट कर रही हूँ। तो अगर हमें चाहिए कि इस जनरेशन ने इतना वैलिडेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए, तो उसका आंसर यही रहेगा कि आप आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करें, सेल्फ एस्टीम बढ़ाए आपका, ऐसी चीज़ें जिससे आपके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब इन शॉर्ट लाइक आपके क्वालिटी ऐड हो आपके इसमें, लाइक मैं मुझे ये स्किल आता है या मुझे वो स्किल आता है, ये इस तरह से करने से हमारे लाइफ में एक सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, एक रिस्पेक्ट खुद के लिए बढ़ता है। जब एज अ पर्सन हम ये वाली वैल्यूज हम खुद में इनकलकेट करेंगे, तब जाके हम बाहर वाले लोगों से वैलिडेशन लेना कम करेंगे। राइट। लेकिन मैम आपने कहा कि लो सेल्फ एस्टीम, मैम इसके और भी तो रीजंस हो सकते हैं। कई लोगों में ऐसा है कि किसी को देख के इंस्पायर हो गए कि नहीं मुझे उसके जैसे लाइक्स चाहिए, या किसी के कोई पोस्ट देख लिए तो वैसे ही पोस्ट डालना है, मुझे भी इतने फॉलोअर्स चाहिए। तो मैम रीजंस तो और भी है इसके। बराबर है, रीजंस तो बहुत हो सकते हैं, बट आप किस लिए बार बार सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, या ये वैलिडेशन आपके लिए इतना मायने क्यों रखता है? बराबर है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है बिजनेस का। क्यों मायने रखता है, लोग ये क्यों करते हैं, इसका कोर आंसर क्या है, क्या उनको सोसाइटी से क्या चाहिए? हाँ, मैंने वही जैसे बोला कि हम इंसानों में वो है ही कि मुझे लोगों ने पसंद करना चाहिए, मुझे एडमायर करें, मेरी तारीफ हो, मुझे अप्रिशिएट करें। बराबर, ये तो हम सभी चाहते हैं ना, कि लोग मुझे मेरे मेहनत के लिए पहचाने, या मेरी सुंदरता के लिए समझे, या मैं कितनी होशियार हूँ इस बात के लिए मेरी तारीफ करे। एंड ये वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं मासेस तक पहुंच सकती हूँ, बहुत लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। बट देन मैं यही कह रही हूँ कि मुझे आज अपलोड करने की जरूरत क्यों नहीं लग रही, क्योंकि मैं अपने में एक सिक्योर हूँ। मुझे वो वैलिडेशन नहीं चाहिए। मुझे पता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है मैं होशियार हूँ, मैं अपने लुक्स में अच्छी हूँ, मैं अपने लाइफ में अच्छा कर रही हूँ, तो इसलिए मैं वो वैलिडेशन के पीछे नहीं भाग रही हूँ। एंड इसलिए ये टीनेजर वाली जनरेशन को ये समझाना बहुत जरूरी है, या उनमें ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करना जरूरी है कि आप सोशल मीडिया पे अपलोड करने का हक है, बट रीजन क्लियर होना चाहिए कि हम अपलोड क्यों कर रहे हैं। ईशा मैम आपका क्या कहना है इस पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे? मैंने कहीं पढ़ा था कि जस्ट अ कोट कि अगर जितने लोग आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे लाइक्स देते हैं, उतने ही लोग अगर आपको स्माइल देते रियल लाइफ में, तो लाइफ कैसी होती? बहुत सुंदर, है ना? सो इट इज समथिंग लाइक दैट। हम जी ही रहे हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, बिकॉज एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी। हमारा एग्जिस्टेंस इज स्लोली शिफ्टिंग टू वर्चुअल रियलिटी, है ना? तो समवेयर इट इज दैट। एंड एक हर चीज का एक परसेप्शन, जैसे कि आप पूछो ना कि क्यों वैलिडेशन चाहिए, एक जनरल परसेप्शन है हर चीज का लोगों के माइंड में कि दिस बॉडी टाइप इज ब्यूटीफुल, दिस इज नॉट। ठीक है, ये तुम्हारे साइजेस हैं तो यू आर गुड लुकिंग, हाँ ये आपका कलर है, ये आपका साइज है, इस तरीके के कपड़े आप पहन रहे हैं, ये कूल है, ये आप कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो यू आर बोर, है ना? तो जो टीनेजर्स, जो यूथ होता है, दे ऑलवेज वांट टू बिलोंग, दे ऑलवेज वांट कि भाई हम ये सब करें, ओनली देन कॉन्सर्ट कल्चर, है ना? जो जा रहे हैं तो इट्स ग्रेट, नहीं जा रहे हैं तो दे नॉट इवन ट्राई, क्या बोल रहे हैं, है ना? तो हम भाई एक इन्नेट जो हमारी इच्छा है कि लोग हमको अपने में, हम भी वो कूल थिंग्स करें जो सब कर रहे हैं, हम भी उनके जैसे लगें, है ना? खासकर सेलिब्रिटीज, उनके हम पोस्ट देखते हैं कि वो एक से वो कुछ इंडोर्स कर रहे हैं किसी चीज को, हम भी वो यूज करें वही प्रोडक्ट। हाँ, सो जब हम वो करते हैं तो वी आर बिलोंगिंग, हम कूल हैं, हमको लोग लाइक करेंगे, हमारी भी स्किन ऐसी दिखेगी, राइट? हम भी इस तरीके के कपड़े पहनेंगे तो शायद हमें कोई लाइक करेगा, है ना? तो दैट इज व्हाट इज द वैलिडेशन। तो एक्चुअली हमको वैलिडेशन तो रियल वर्ल्ड में चाहिए, बट वो हम रीच आउट कैसे करें लोगों की तरफ? तो सोशल मीडिया से रीच आउट करते हैं, और फिर हम एक्सपेक्टेशन तो यही होती है ना कि पॉजिटिव आएगा सामने से, बट इट्स नॉट दैट। और कौन वायरल हो जाएगा और कौन नहीं, उसका तो कोई क्राइटेरिया रह ही नहीं गया है ना? सो आपको आप अपलोड ये सोच के करते हो कि आई विल गेट अ पॉजिटिव वैलिडेशन, बट जब नेगेटिव होने लगता है तो उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते। खासकर बच्चे, टीनेजर जो होते हैं, यूथ जो होता है, वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होता।
एंड जो आपको बुली कर रहा है बिहाइंड सम अदर स्क्रीन माइट बी अ सोशियोपैथ, माइट बी समवन हु इज अ क्रिमिनल, है ना, कोई भी हो सकता है वो, है ना, जो जनरल अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है, क्या करेगा वो, वो कहाँ निकालेगा, फेसलेस होके कहाँ निकालेगा। तो आप वो इतने क्रूअल कमेंट्स आप समटाइम्स ले नहीं पाते हो, एंड देन वो साइकिल अगर बन जाता है, वो बुलिंग का साइकिल अगर बन जाता है, आजकल तो डीएम्स करना इतना इजी है, है ना, आप वो साइकिल में समटाइम्स अगर स्टक हो जाते हैं तो देन इट बिकम्स हार्ड। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि बॉडी डिस्मॉर्फिया तो गर्ल्स में बहुत बढ़ गया, यानी कि अपने शरीर को लेकर अनकंफर्टेबल रहना, क्योंकि क्या दिखा रहा है इंटरनेट, एआई से आप अपने आप को, अपने बॉडी शेप्स को चेंज कर सकते। सो बेसिकली डिप्रेस होने के लिए इंटरनल फोर्सेस की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रेंजर का एक सिंगल कमेंट सोशल मीडिया पे भी आपको डिप्रेस कर सकता है। सो मतलब आप कितने वल्नरेबल हैं उस पर डिपेंड करेगा, है ना, आप चाहे ही वो ही रहे हैं। तो मतलब पॉइंट इसका ये है कि मतलब सोशल मीडिया के जितने प्रोज है तो कुछ ऐसे कॉन्स भी है जो आपको ऑलरेडी, जो आप बोलते हैं कि यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। तो अगर आप ऐसी चीजें कर भी रहे हैं ऑनलाइन तो आपको ये पहले से पता रहना चाहिए कि यू विल गेट नेगेटिव फ्लैग्स, और उस फ्लैग्स के कारण आपको डिसहार्टेंड नहीं आप प्लेटफॉर्म को यूज किस लिए कर रहे हैं, राइट, है ना, आप प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं वैलिडेशन के लिए, तो वैलिडेशन दोनों तरफ से मिलेगा। बिल्कुल, तो आपको वो दोनों को लेना है। बट द ओनली थिंग इज कि द यंग पीपल डू नॉट रियली अंडरस्टैंड, है ना, उतना आपको पता ही नहीं होता सिवियरिटी ऑफ वो, क्योंकि इतना लाइक खासकर हम सेलिब्रिटीज के दे टॉक अबाउट इट कि वो कितने क्रूअल कमेंट्स उनके तरफ आते हैं, वेरी ट्रू, तो कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता है इतने क्रूअल कमेंट्स के लिए। आई थिंक बेसिकली इफ अगर हम अपनी इमेज वर्ल्ड में डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो हम एक ओपन, इट्स एन ओपन इनविटेशन टू द होल वर्ल्ड टू फील फ्री एंड कमेंट व्हाटएवर, एंड व्हेन यू से दैट सम पीपल कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हेट, लाइक उनका कोई मोटिव नहीं होता है, दे ओनली दे हैव इज हेट, तो वो a lot of people don't like confident people, कई लोगों को कॉन्फिडेंस से भी गुस्सा आता है और उस पे हेट कमेंट्स करते हैं कि, सो आई गेट इट कि कुछ कमेंट्स will always come regardless of आप कितना भी अच्छा करें कितना भी बुरा करें सोशल मीडिया पे, because once you are open to the world then the world will choose what they want to say. So the main thing is कि आप, जैसे आपने पहले कहा था कि अगर आप ये कर रहे हो तो आप करो, बट आपको ऑलरेडी इसका आउटकम की अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसके प्रोज आएंगे तो इसके कॉन्स भी आएंगे, नेगेटिव्स भी आएंगे। सो ईशा मैम, स्टार्टिंग विथ यू, मिसकैरेजेस, इनफर्टिलिटी, इसके बारे में बताइए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है। सो इनफर्टिलिटी यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं और आप नहीं कंसीव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। मिसकैरेज यानी कि लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, जनरली अर्ली प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉमनली ये होता है। तो इनफर्टिलिटी हमारे, खासकर हमारे कल्चर में बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि हम एक फीमेल को जननी, जो जन्म देगी, उससे रिलेट करते हैं, राइट। तो जब हम वो नहीं कर पाते हैं, जिसको हम कहीं ना कहीं इनग्रेन्ड है हमारे अंदर कि वो हमारा एक लाइफ का एक बेसिक रोल है, जो हमें लाइफ में कहीं, अगर आप नहीं चाहते, इट्स many people आजकल चाहते ही नहीं है, they don't want to have children, that's a different issue, but अगर कोई चाहता है और कंसीव नहीं कर पा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा मेंटली क्या कहते हैं चैलेंजिंग हो जाता है, एंड वो आपको काफ़ी वल्नरेबल कर देता है फॉर एनी मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड ऑल। अब ये किसी भी वजह से होता है, कुछ हार्मोनल इश्यूज हैं आपके, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, यानी कि आपके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, ओवरी में कुछ प्रॉब्लम है, पीसीओडी वगैरह के हम बारे में बात करते हैं। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, या मेनी मोर, आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, बट इसके इम्पैक्ट जो होते हैं वो काफ़ी सिवियर हो सकते हैं। एक होता है कि आपका इंटरनल, आप चाहते हो नहीं हो पा रहा है, दूसरा होता है कि सोसाइटल प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, शी इज नॉट एबल टू कंसीव, आपको एक वुमेन एज अ होल ही नहीं आपको सोसाइटी मानती है, अगर कि आपने बच्चा नहीं है आपका तो, है ना, so, इतना क्वेश्चंस पूछेंगे, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है ना, अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस मिलेंगी कि यहाँ जाओ, ये करो, वो करो, है ना, तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। और ख़ासकर मैं हमारे जनरेशन की न्यू गर्ल्स जो कि अभी अपने करियर को लेके दे आर लाइक गोइंग फॉरवर्ड, काफ़ी आप स्ट्रेस्ड हो अपने करियर को लेके, आप बाकी चीज़ें कर रहे हो, एट द सेम टाइम जो आपके करियर के पीक का टाइम होता है वही आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी टिक हो रहा होता है वहाँ पे, है ना, एट द सेम टाइम आपको उसी टाइम होता है कि 30s में आप आ रहे हो, लेट 20s में हो के यू वांट टू हैव अ किड ऑल्सो। तो वो दोनों जब
जगल करते हैं तो बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है स्ट्रेस के वजह से, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन, और आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे फिर इट कैन रियली बैडली इफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। और वी सी ऑल्सो, हम देखते भी हैं काफी फीमेल्स जो कि जब कंसीव नहीं कर पाती हैं तो वो उनकी ओवरऑल लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। आई एक्सेप्ट बिकॉज कुछ लोगों का है कि दे वुड गिव एनीथिंग फॉर अ सन और अ डॉटर। Yes. या तो नॉट व्हेन यू वांट इट एंड नॉट बीइंग एबल टू हैव इट, इट्स अ दैट पेन वेरी, इज समथिंग एल्स। या यस, एंड एट द सेम टाइम कि आप कंसेप्शन आपका हुआ है एंड बिकॉज ऑफ एनी कोई भी रीजन के वजह से अगर आपका प्रेगनेंसी लॉस होता है तो ये एक्चुअली काफी अंडर रिकॉग्नाइज चीज है, बट इट्स अ ह्यूज मेंटल ट्रॉमा। मतलब आप प्रिपेयर हो जाते हो ना, द डे यू नो कि यू आर प्रेग्नेंट, आप आज से 9 महीने बाद और अपनी आगे जिंदगी को इमेजिन कर लेते हो। तो जब किसी भी वजह से वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है या फिर कंप्लीट नहीं हो पाती है तो बहुत सिवियर ट्रॉमा होता है लोगों के ऊपर। एंड ये काफ़ी अंडर रिकग्नाइज्ड है क्योंकि इतना कॉमन है। इवन आप जहाँ काम वगैरह कर रहे हो तो इट्स जस्ट मिसकैरेज हुआ है एंड पीपल से कि भाई ये तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कुछ नहीं होता, बट आपका पर्सनल ट्रॉमा है वो, यू हैव लॉस्ट इट, यू हैव गॉन थ्रू दैट, जो पेन और जो वो एगनी होती है उससे आप वो गए हो, है situation ना। जो है, yeah. तो आई थिंक वो बहुत एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कपल के लिए मोर देन एनीवन एल्स। तो वो भी आपके, आई हैव सीन पेशेंट्स जिनका इंटरपर्सनल यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्टेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप उसको अच्छे से क्या कहते हैं, मोन नहीं कर पाते, दुख नहीं मना पाते उस चीज़ का। आप सोचते हो कि ये कॉमन है बट आप टर्म्स में नहीं आ पाते उस चीज़ के कि ये लॉस कितना ज़्यादा डीप हो सकता है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बहुत सारे लोगों को इन वजह से स्ट्रेस जो उसमें से निर्माण होता है या किस वजह से आपका मिसकैरेज हुआ है उस वजह से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इश्यूज भी होते हैं। सो आई थिंक इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप को लग रहा है कि आप इस इंसिडेंट के गेट ओवर नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली कपल को प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। इस चीज़ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मैम ने ये सारे पॉइंट्स कवर करे, दोनों कपल, दोनों पार्टनर्स काफ़ी ऑब्वियसली स्ट्रेस के थ्रू जाते हैं बिकॉज ये जो सोसाइटी का प्रेशर ही बोले या अपना एक सेल्फ एक्सपेक्टेशन कि अरे हमें हमारी फैमिली कंप्लीट करनी है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और यहाँ पे सिर्फ मदर का ही मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली उन्होंने अप्रोच करना चाहिए, बट देन इवन द फादर शुड, बिकॉज उन पे भी बर्डन आता है। एक सोसाइटी कैसे उन पे भी बहुत बर्डन डालती है, एक अपना जो इमोशनल बर्डन होता है वो तो होता ही है, प्लस एक फाइनेंशियल बर्डन भी आने लगता है बिकॉज IVF ट्रीटमेंट्स आर वेरी कॉस्टली। एंड देन फैमिली, देन ऑब्वियसली इट्स लाइक दोनों कपल्स को भी ट्रीटमेंट की, काउंसलिंग की जरूरत होती है, प्लस फैमिली में विद इन सपोर्ट मिलना उन दोनों कपल्स को भी बहुत जरूरी है। So Isha ma'am, one final question. What role does a man play in a woman's happiness, success, livelihood, day-to-day life? And because depression and ये सब चीज़ों पे हमने बात की, if there is a slight chance of depression being between the couple, तो इसमें एक मेल पार्टनर का, हस्बैंड बॉयफ्रेंड का क्या रोल रहता है? एंड गिव इट अ स्ट्रेट मैसेज जो व्यूअर्स को भी पता रहे, ऑल द बॉयज इन द हाउस को पता रहना चाहिए कि इन सर्टेन केसेस इफ योर पार्टनर इज इन दैट फेज, हाउ यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल। मेन का तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है एज अ पार्टनर, एज अ ब्रदर, एज एनीवन, आप जितनी भी फीमेल्स के अराउंड है। मैं ये कोट करते हुए बोलना चाहूंगी कि जो फेमिनिज्म वेव के बारे में आजकल जो हम बात करते हैं ना, आई थिंक दिस टर्म इज रादर फॉर मेल्स। फॉर आई डोंट वांट टू बी ट्रीटेड स्पेशली, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फेमिनिस्ट तो एक्चुअली मेन होते हैं, वो मेन जो हमारे क्या कहते हैं सोसाइटी के राइट नाउ पिलर्स हैं, जो कि मैं राइट नाउ इस जनरेशन की बात कर सकती हूँ जिसमें हम रह रहे हैं। आई सी देम बीइंग वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स देयर पार्टनर, बहुत सपोर्टिंग होते हैं, बहुत अपलिफ्टिंग होते हैं, एंड जो अपने उनकी मेंटल हेल्थ बोलो या उनका से जो भी वो अपनी लाइफ में कर पा रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर, लाइक कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, सिमिलर इज फॉर
वाइस वर्सा ऑल्सो, अच्छा, कि जब एक फीमेल घर से बाहर निकल के अपने ड्यूटीज अपने काम कर पाती है, जो हम Gracefully. इक्वालिटी की बात कर पा रहे राइट, हैं, एंड घर को अच्छे से संभाल पाती है, अपने बच्चों को, अपनी बाकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और अपने पार्टनर की तरफ जो अफेक्शन है, एक रिस्पेक्ट जो शेयर कर पाती है, उसमें men being good, men being responsible, men being supportive has biggest role to play, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो इक्वल रिलेशनशिप है, ठीक है। हमें तो सिखाया जा रहा है कि यू हैव टू, लाइक, आपको उनको रिस्पेक्ट देना है, आपको उनको केयर प्रोवाइड करनी है, बिकॉज हम लोग बॉर्न टू गिव केयर है ना। बट जब वही रेसिप्रोकेट होता है, तो दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो आप एक मेन और एक लेडी और एक मेन के बीच में हो सकती। सो द इमोशनल जो सपोर्ट चाहिए वो दोनों को इक्वली तो रिकॉग्नाइज करना एक दूसरे के शॉर्टकमिंग्स को, रिकॉग्नाइज करना कि जो, मतलब, कहते हैं ना कि जल्दी बुरा लग जाता है फीमेल्स को, मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टनर की चीज है, ये हर रिलेशनशिप की चीज है कि आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए अपने पार्टनर का, बी इट अ मेल और अ फीमेल, कि आप एक दूसरे के क्या बोलते हैं, जो बैड टाइम से उनको रिकॉग्नाइज करें, और आप उस टाइम पे आप उनके सपोर्ट बने, राइट, इवन इफ इट इज अ फीमेल, इवन इफ इट इज अ मैन। तो आप जब ये दोनों चीजों को बैलेंस कर पाते हैं, इक्वल इन टर्म्स ऑफ एवरी अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल, जो आप जैसे दिखते हो, आपकी बॉडी जो है और एक फीमेल की बॉडी वो अलग है, बट उसके अलावा जब आप एक इक्वल रिलेशनशिप में होते हो, तो आप एक बेस्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप में होते हो। और मेन अगर ये करते हैं, सिर्फ इतना ही, इतना अंडरस्टैंड करते हैं एक अपने पार्टनर या एनी अदर फीमेल के बारे में, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट दे कैन Most गिव टू द healthy. सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी यहाँ से बहुत अच्छी इवॉल्व हो सकती है। शरीफ मैम, यू वांट टू ऐड समथिंग? डेफिनेटली मैम ने काफ़ी अच्छे तरीके से पॉइंट्स को कवर करे। मेरे को लगता है मेन किस वे से हेल्प कर सकते हैं, ऑब्वियसली मतलब अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करके लेना, जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरी ये वाली बातों को समझ के लेगी, आप भी उसी तरीके से उसी लेवल एनर्जी के लेवल को मैच करना चाहिए, आप भी उनके प्रॉब्लम्स को समझ के लीजिए। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही समझाती हूँ, कपल्स को, कि आप लोग आपका अपना कम्युनिकेशन बेटर कीजिए। ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं, जो कम्युनिकेशन है वो बेटर होना चाहिए। अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अगर मुझे कुछ बुरा भी लगता है तो उस चीज़ को मैं अपने पार्टनर तक कन्वे कर पाऊँ। बहुत बार ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स में ही नाराज़गी रह जाती है, और फिर हम वो गुस्से को बस दबा दबा के रखते हैं कि अरे जाने दो, इस चीज़ को इग्नोर कर लेते हैं, चलो इस चीज़ को इग्नोर कर लेते हैं। वो फिर क्या बोलते हैं, नाराज़गी बस एड ऑन करके आगे आगे कैरी होते रहती है। सो कम्युनिकेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट। एंड आपके ऑब्वियसली आपके पार्टनर या आपकी बहन या आपके मदर को कोई, ऑब्वियसली बिकॉज हार्मोन से रिलेटेड भी डेफिनेटली चेंजेस आते हैं मूड में, एंड विमेन ज़्यादा सफ़र करते हैं विद दिस प्रॉब्लम, तो उन चीज़ को खुद से ही समझ के ले। ये जो स्टिग्मा है या सोसाइटी नहीं क्या अलाउ नहीं करती है, थोड़ा उस जनरेशन साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। इतना डरिए मत, यही बोलूँगी मैं मेन को। एंड ऑब्वियसली यू मीन टू से कि हाई टाइम टू रियलाइज कि जो हम गिव एंड टेक की बात करते हैं वो दोनों तरफ से होना चाहिए, विद द सेम केयर एंड द सेम सेंसिटिविटी, जो एक बेसिक इसका। हाँ, सो बेसिकली द पॉइंट इज गाइज नीड टू गेट लिटिल मोर सेंसिटिव एंड लिटिल मोर पेशेंट। अगर वो थोड़ा पेशेंट रहेंगे एंड इफ दे लिसन टू देयर पार्टनर, आई थिंक विल हैव मच हेल्दियर रिलेशंस। सो patience, when you say communication, so patience is also a part of it. To have a good communication, you need to have that patience to communicate with somebody. So yeah guys, that was it आज का एपिसोड। आज हमने वुमेन्स हेल्थ पे मोस्ट टॉपिक्स कवर किए, सब नहीं किए, एंड लेट्स होप कि डॉक्टर ईशा एंड डॉक्टर शरायु वापस एक दिन स्टूडियो आए। विल मेक इट हैपन, डिपेंड्स कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग छोड़ के रखे आज, और वैसे हमने बहुत कुछ छोड़ के रखा है। सो thank you for joining in guys. See you in the next episode, and this is my time to leave, but before I leave, there's a direct message for you guys from Dr. Isha and Dr. Sharayu. So let's hear it, and then we sign off. मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि फीमेल्स जो हैं, एक वुमेन जो होती है वो एक सोसाइटी की बिल्डर होती है, वो एक जनरेशन को आगे लेके जाती है।
तो हमारे ऊपर जैसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज़ की कि एक आप आगे कैसे लेके जाएंगे और कैसी एक अच्छी सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड करेंगे एक बच्चे के रूप में। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें, आप खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे तो एक हैप्पी होम बनेगा। और मेन से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका सपोर्ट और आपका इन्वॉल्वमेंट अपनी फैमिली में अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो आपकी पार्टनर हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी मदर हो, आपकी डॉटर हो, आपका रोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपको देख के एक फैमिली जो है अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रही है कि एक आदमी ऐसा होना चाहिए। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रहिए और एक हैप्पी फैमिली में कंट्रीब्यूट करिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम एक बहुत कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में, एक वर्ल्ड में अभी इस समय जी रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज होना एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। आप इसको रिकॉग्नाइज करिए, अपने दिमाग से ये स्टिग्मा हटाइए कि ये मुझे नहीं हो सकता है और मुझे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल रीच आउट करिए अपने नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट और कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और हेल्प लीजिए ताकि आप एक फुलफिल्ड लाइफ जी पाएँ। मेरा लास्ट स्टेटमेंट यही रहेगा कि फिजिकल हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।